आइए, हम लोगों ने डिपॉजिटरी सिस्टम स्टार्ट किया था और डिपॉजिटरी सिस्टम की शुरुआत की थी हमने एक दुख भरी कहानी से। ये दुख भरी कहानी थी कि हमारे देश में एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ था जिसका नाम बेसिकली था फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट का फ्रॉड। हर्षद मेहता ने किया था। उन्होंने बड़े सारे फ्रॉड किए थे, महान थे, सजा नहीं मिली, जेल में ही थे। जब तक केसेस चल रहे थे जेल में ही उनकी डेथ हुई है, लेकिन तब तक जो है कार्रवाई चल ही रही थी। यानी कि पता ही है हमें, प्रोसेस में समय लगता है, तो वो प्रोसेस ही चल रहा था। फाइनल कन्विक्शन भी नहीं आ पाया था, उनकी डेथ हो गई थी। जो भी हो, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा चीज दे दिया। यानी कहते हैं ना कि कभी कभी चोर जो है वो बड़ा अच्छा डिफेंस का रास्ता दे जाता है। तो उन्होंने जो है वो फिजिकल सर्टिफिकेट का जो घोटाला किया था, उसके बाद जो है कमिटी बैठी और कमिटी ने सुझाव दिया कि क्यों ना हम ऐसा करें कि एक बॉडी बनाए जो असली और नकली सर्टिफिकेट की पहचान कर ले। दूसरी कमिटी ने कहा कि क्यों ना हम इसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही डील करें, ना रहेगी बांस ना बाजेगी बांसुरी। अगर करेंसी किसी को दे रहे हैं, नोट दे रहे हैं किसी को, तो असली और नकली जैसा इशू हो सकता है। लेकिन अगर उसको जो है वो फोन पे से, पेटीएम से, बैंक अकाउंट से, ऑनलाइन या किसी और इलेक्ट्रॉनिक मोड में ट्रांसफर कर दिया तो कोई खतरा ही नहीं है कि जो 10,000 क्रेडिट हुए हैं वो असली है या नकली है। मैसेज आ गया 10,000 रुपीज हैज बीन क्रेडिटेड इनटू योर अकाउंट, तो बस वो असली ही असली है। लेकिन 10,000 का अगर किसी ने आपको जो है वो करेंसी दिया है, हो सकता है उसमें से कोई क्या निकल जाए, फेक निकल जाए। लेकिन इस चीज के लिए हमें जरूरत पड़ी एक सिस्टम बनाने की, एक व्यवस्था बनाने की, जिसका नाम क्या दिया गया, डिपॉजिटरी सिस्टम दिया गया। इस डिपॉजिटरी सिस्टम में कैसे कौन वर्क करेगा, किसकी क्या एलिजिबिलिटी होगी, इसको लेकर के जो है वो फिर एक्ट बनाया गया। तो डिपॉजिटरी एक्ट 1996 आया, उसी के बेसिस पे रूल भी आया। इस डिपॉजिटरी सिस्टम को समझने के लिए हमें समझना था इसके 3 लेयर को। डिपॉजिटरी को, कौन बन सकता है डिपॉजिटरी और कैसे बन सकता है डिपॉजिटरी, कौन बन सकता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट और कैसे बन सकता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, कौन ओपन कर सकता है डीमैट अकाउंट और कैसे ओपन कर सकता है। हम लोगों ने इन चीज में देखा कि जब तक कोई भी, चाहे वो कंपनी हो चाहे हम और आप हो, अगर इस डिपॉजिटरी सिस्टम का हिस्सा नहीं है तो हम और आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर्स नहीं रख सकते। अगर कंपनी इस डिपॉजिटरी सिस्टम का हिस्सा नहीं है तो उसके शेयर कभी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही नहीं होंगे। कंपनी के शेयर्स तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, क्योंकि उन्होंने डिपॉजिटरी को कहा कि हमारा डिपॉजिटरी बन जाओ, हमारा सारा डेटाबेस किस फॉर्म में रखो, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। लेकिन हम क्या करें, वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हमारा ही डीमैट अकाउंट नहीं है, तो भला हम अपने डीमैट अकाउंट के रहे बिना इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर्स रख पाएंगे, नहीं रख पाएंगे। यही मैंने आपको एग्जांपल दिया था बैंकिंग सिस्टम से, इसे जब मैंने कोरिलेट किया था कि अगर आपका बैंक अकाउंट है लेकिन किसी और फ्रेंड का बैंक अकाउंट नहीं है, तो आप अपने उस फ्रेंड को इलेक्ट्रॉनिक वे में पैसा ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं और ना ही उस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में पैसा क्या ले सकते हैं, ले सकते हैं, क्योंकि उसका है ही नहीं बैंक अकाउंट। ठीक उसी तरह से इस सिस्टम का हिस्सा बनना पड़ेगा। और हमने एक एक करके इन तीनों एस्पेक्ट को पढ़ा था। किस किस चीज को, कौन बन सकता है डिपॉजिटरी, कैसे बन सकता है डिपॉजिटरी, कौन बन सकता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट और कैसे बन सकता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, और कौन ओपन कर सकता है डीमैट अकाउंट और कैसे ओपन कर सकता है डीमैट अकाउंट। हमने डीमैट अकाउंट ओपन कर लिया था। डीमैट अकाउंट ओपन होने पे हमें वेलकम किट भी मिल गया था। वेलकम किट मिलने के बाद हमने एक डिस्कशन स्टार्ट किया और वो था कि अब हम जो है वो शेयर्स में ट्रेड करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कैसे शेयर्स हमारे पास रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कैसे शेयर्स हम खरीद सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कैसे शेयर्स बेच सकते हैं, इन चीजों को हमें पढ़ना है। तो चलिए, यहां तक का सफर हमने पिछले एपिसोड में तय कर लिया था। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा, हाईली टेक्निकल ये क्लास है। अगर आप चीजों को समझ लेंगे तो आपके लिए आगे भी चीज आसान रहेगा। एग्जाम में जो पूछे जाते हैं वो थ्योरी इन नेचर होते हैं, लेकिन जब तक आप इसको समझे हुए नहीं रहेंगे तब तक बहुत हैवी सा ये लगेगा, और समझ लेंगे तो बच्चों का खेल जैसा लगेगा। चलिए, यहां तक में बताइए, कोई गिला शिकवा दुख दर्द, बढ़े आगे। चलिए, हम लोगों ने कहा था कि डीमैट अकाउंट किसके पास ओपन करते हैं, जगे रहिएगा, जवाब देते रहिएगा। डीमैट अकाउंट किसके पास ओपन करते हैं, डीपी के पास ओपन करते हैं, ठीक है, अपने पसंद के डीपी के पास, ठीक है। और क्या रखते हैं वहां, चावल, दाल, रुपया, पैसा, सिर्फ और सिर्फ क्या, सिर्फ शेयर्स वहां रहता है और कुछ भी नहीं रहता है। डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए हमारा बैंक अकाउंट होना चाहिए या नहीं, क्यों होना चाहिए ये बैंक अकाउंट, क्योंकि कल के डेट में इन शेयर्स पे जब हमें डिविडेंड मिलेंगे तो वो उस बैंक अकाउंट में चला जाएगा। कल के डेट में अगर और किसी भी तरह का मॉनेटरी बेनिफिट इस शेयर्स पे रिसीव होता है तो वो डायरेक्टली कहां चला जाएगा, हमारे उस लिंक्ड बैंक अकाउंट में क्या होगा, चला जाएगा, ठीक है।
अब मान लीजिए कि मुझे शेयर्स खरीदना है, एकदम ध्यान से सुनिएगा, एकदम एडल्ट और अटेंटिव रहिएगा, किसी को कितना भी आता है लीगल बात ध्यान से समझिएगा, और खास तौर पे वो बच्चे जिनको थोड़ा बहुत ट्रेड आता है वो हीरो नहीं बनेंगे, नहीं तो फिर ये सारा चीज जो है हर्ष बाबू गायब हो जाएगा। क्या कर रहे हैं, फोन वगैरह सब बस्ते में रख दिया ना, ठीक है, एकदम ध्यान से। फोन मुझे डेस्क पे नहीं चाहिए, फोन कहां रहना चाहिए, बैग के भीतर, बैग के भीतर, उसके अलावा और कोई जगह नहीं। सीएस के बच्चे इंस्ट्रक्शन एक बार में समझिए, साइलेंट करके रख दीजिए उसको। अब देखिए यहां हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर मुझे शेयर्स खरीदना है, शेयर्स खरीदना अगर मुझे है तो मैं शेयर्स, अगर मैं प्राइमरी मार्केट में हूं, जिसको कहते हैं आईपीओ वगैरह का आना, वो बताऊंगा आपको जब प्राइमरी मार्केट पढ़ाऊंगा, तो उस केस में आप जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो लेते हैं, और उस एप्लीकेशन फॉर्म में जो है आप अपने डीमैट अकाउंट का सारा डिटेल भरते हैं, इसमें डिमांड ड्राफ्ट चेक लगाते हैं और इसे जमा कर देते हैं, और आपके पास शेयर्स आपके किस अकाउंट में चले आते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ तब जब आप प्राइमरी मार्केट में, यानी जब कंपनी शेयर इशू कर रही है तब। लेकिन वो शेयर जो ऑलरेडी क्या हुए हैं, जो ऑलरेडी इशूड है, तो वो शेयर्स जो ऑलरेडी इशूड है, तो इशू होने के बाद शेयर्स को क्या किया जाता है, लिस्ट कर दिया जाता है। लिस्ट कहां किया जाता है, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट किया जाता है। जिस स्टॉक एक्सचेंज में उसे क्या किया गया है, लिस्ट किया गया है, आप वहां जाकर के उनके प्राइस को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, और आप उसमें जो है वो जाकर के क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। तो आप जो है वो प्राइस को देख सकते हैं और ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन ये काम जो है वो तब तक नहीं होगा जब तक आपका ब्रोकर के पास ट्रेडिंग अकाउंट नहीं होगा। एकदम ध्यान से समझिएगा, इतनी बार बोल चुका हूं, ध्यान से समझिएगा का मतलब कुछ बात है, और वरना फिर वैसा ही सीएस बनिएगा जो 30,000, 40,000, 50,000 की नौकरी के लिए रहेंगे। लाखों वाला बनना है तो थोड़ा दिमाग भी वैसा रखना पड़ेगा, पेन लेना पड़ेगा। तो देखिए, अगर हमारा डीमैट अकाउंट है तो हम जो है वो ओपन मार्केट, यानी जब शेयर कंपनी इशू करेगी, जोमेटो का पब्लिक इशू आया और किसी कंपनी का पब्लिक इशू आया, तो हम जो है वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, शेयर्स हमारे डीमैट अकाउंट में चला आएगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि वो शेयर्स जो ऑलरेडी इशूड है, और ये इशूड होने के बाद क्या किया जाता है, इसे लिस्ट किया जाता है। अब ये लिस्ट हो गया है, लिस्ट हो गया है, तभी तो आप देखिए यहां पे देख रहे हैं, एनएससी में देख रहे हैं, ये आपका लिस्ट है, तो इसकी क्या हो रही है, ट्रेडिंग जो है वो हो रही है। ऐसे ही आपको जो है वो दुनिया भर के यहां पे जो है वो शेयर्स दिखते रहेंगे। एनएससी में जो शेयर्स है वो भी आपको दिखते रहेंगे, बीएसई में जो शेयर्स है वो भी आपको दिखते रहेंगे। यानी कि ये शेयर्स वो शेयर्स है जो कंपनी ने ऑलरेडी क्या किया है, इशू कर दिया है, और अब इसकी जो है वो ट्रेडिंग हो रही है। अगर आप इन शेयर्स को खरीदना चाहते हैं तो ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपके सिर्फ डीमैट अकाउंट से काम नहीं चलेगा। इसके लिए आपका जो अकाउंट होना जरूरी है, उसका नाम क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट। अगर आप जो है वो एनएससी में लिस्टेड कंपनी के शेयर्स में डील करना चाहते हैं, देखिए जरा दिख रहा है ये सारी कंपनी कहां पे लिस्टेड है, एनएससी में। अगर आप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनी के शेयर्स में डील करना चाहते हैं, इसका मतलब ये शेयर्स पहले इशू हुआ होगा या नहीं, ऑब्वियसली बात है, आईपीओ आया होगा और वो इशू हुआ होगा। लेकिन उस समय अगर हमें लेना रहता तो हमारा काम सिर्फ किस अकाउंट से चल जाता, डीमैट अकाउंट से, जरूरत नहीं पड़ती किसी और अकाउंट की। लेकिन हमने उस समय नहीं लिया। बात बस ऐसी ही है कि अगर आप जो है वो किसान के जो है वो खेत में पहुंचे, और जिस समय वो जो है वो सब्जी काट रहा है, गोभी काट रहा है, आप गोभी वहां से ले सकते हैं। कभी अगर जाइएगा हरियाणा, पंजाब की तरफ, तो देखिए कितना अच्छा फसल आपको दिखता रहेगा। आराम से आप गाड़ी रोकिए और उनसे बोलेंगे, वो आपको ताजा ताजा सब्जी दे देंगे। ये तो तब ना जब वो उस समय आप वहां पहुंचे। लेकिन अब आपको जो है वो घर में खाना बनाना है, तो यहां से गाड़ी उठाइए, चल दीजिए पंजाब हरियाणा की तरफ, वहां से सब्जी लेकर के आइए, फिर बनेगा, फिर आप खाएंगे, तब तक ऐसे ही बेहोश हो जाएंगे भूख से। तो अब आप कहां से खरीदेंगे, अब आप उस जगह से खरीदेंगे जिनको किसने दिया है, इसी किसान ने दिया। इसी किसान से जो लेकर के गए हैं उनसे आप दुकान में जाकर के खरीद रहे हैं। तो यही है, जब दुकान में जाकर के खरीद रहे हैं तो ये क्या हो गया, स्टॉक एक्सचेंज। तो अगर जो है वो इन्होंने जिस दुकान में दिया उसका नाम अगर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, इस किसान ने ये गोभी जिसको दिया उसका नाम अगर रिलायंस फ्रेश है, तो क्या करेंगे, रिलायंस फ्रेश में जाकर के खरीदेंगे। अगर उस किसान ने जो है वो मैक्स बाजार में दिया तो क्या करेंगे, मैक्स बाजार में जाकर के खरीदेंगे। मतलब जहां उन्होंने दिया वहां जाकर के आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप खरीदना चाहते हैं तो। अब देखिए यहां पे ऐसे ही जो है वो एनएससी, बीएसई, वो कंपनी जो कहां लिस्टेड है,
एनएससी में उन कंपनीज के शेयर्स को खरीदना चाहते हैं तो आपका अकाउंट एनएससी के उस ब्रोकर के पास होना चाहिए और उसी अकाउंट का नाम है ट्रेडिंग अकाउंट। क्या नाम है? तो अगर आप स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनी के शेयर्स को सेकेंडरी मार्केट में खरीदना और बेचना चाहते हैं और सेकेंडरी मार्केट का एग्जांपल है स्टॉक एक्सचेंज, तो आपका कौन सा अकाउंट होना जरूरी है? ट्रेडिंग अकाउंट। और ट्रेडिंग अकाउंट किसके पास ओपन होता है? ब्रोकर के पास। ब्रोकर के बारे में हमने इंटरमीडिएरीज में पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? तभी तो पीछे पहले ब्रोकर के बारे में बताया था। तो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि बिना ब्रोकर को ब्रोकरेज दिए हुए सेकेंडरी मार्केट में आप ट्रेड, सारा लिस्ट आपको दिखाऊंगा कैसे ब्रोकरेज लगता है, कैसे दिया जाता है। चाहे आप खुद से कर लीजिए, जैसे मुझे उन्होंने ये टर्मिनल दिया हुआ है तो मुझसे ज्यादा पैसे वो लेते हैं, एएमसी ज्यादा लेते हैं। हाँ, ब्रोकरेज कम लेते हैं क्योंकि मैं उनसे ज्यादा ट्रेड करूंगा तो मैं उनके साथ निगोशिएट करूंगा, देखो भाई मैं इतना % ही ब्रोकरेज दूंगा। तो उन्हें अगर लगता है कि ये करोड़ों में ब्रोकरेज देते हैं तो चलो भाई कोई बात नहीं, करोड़ों में डील करते हैं। आप बोलेगा 10,000 का शेयर खरीदूंगा, चल निगोशिएट करते, मुक्का ना मारे वो। अब देखिए, आप सोचिए होलसेल में जब आप खरीदते हैं तो मुझे बताइए चीज थोड़ी सस्ती मिलती है या नहीं? क्यों? क्योंकि आप ज्यादा ले रहे हैं, उसको उस पर भी प्रॉफिट मार्जिन क्या हो रहा है, दिख रहा है। लेकिन एक पेन लेने के लिए जाइए और निगोशिएट करते रहिए। और यही अगर आपको किसी वर्कशॉप वगैरह में डिस्ट्रीब्यूट करना है और आप 1 लाख पेन ले रहे तो मुझे बताइए कंपनी कम प्राइस पे देगी या नहीं देगी? ऐसे ही ब्रोकर का ये राइट है कि वो ब्रोकरेज, हाँ मैक्सिमम ब्रोकरेज सेबी ने तय किया हुआ है कि इससे ज्यादा नहीं ले सकते, जिसको एमआरपी बोलते हैं। यू कैन नॉट चार्ज मोर देन एमआरपी, वो मैक्सिमम रिटेल प्राइस है। लेकिन एमआरपी पे किसी को कम किसी को ज्यादा मिल सकता है या नहीं? एमआरपी से ज्यादा नहीं, लेकिन अलग अलग प्राइस पे किसी को सामान दे सकते हैं या नहीं? मैक्सिमम लिमिट क्या होगा? एमआरपी। इन्होंने मैक्सिमम लिमिट दे दिया, बोला उसके बाद जैसे मर्जी आप क्या कर सकते हैं, आपस में डील कर सकते हैं। तो अब देखिए, अगर एनएससी में लिस्टेड कंपनी के शेयर्स को खरीदना बेचना है सेकेंडरी मार्केट में तो हमारा अकाउंट किसके पास होना चाहिए? उस ब्रोकर के पास। सेंटेंस को करेक्ट कीजिए, उस ब्रोकर के पास जो एनएससी का मेंबर है, जिसने वहां पे मेंबरशिप ले रखा है, लाइसेंस ले रखा है। और अगर आपको अब उन कंपनीज के शेयर्स में डील करना है, देखिए जरा ये कंपनीज कहां लिस्टेड है, दिख रहा है? क्योंकि अभी तो प्रोजेक्टर बिल्कुल नया वाला है तो एकदम चकाचक दिख रहा है, वरना ये थोड़ा ब्लर हो जाता है। तो ये जो आपका जो है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। यहां बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में ये कंपनी लिस्टेड है। अगर आपको इन कंपनीज के शेयर्स को देखना है तो क्या करना पड़ेगा? आपको शेयर को देखना है, आपको खरीदना बेचना है तो किसके पास जाएंगे? उस ब्रोकर के पास जो किस स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर है। अब अगर मान लीजिए कि आप एनएससी के शेयर में भी डील करना चाहते हैं, एकदम ध्यान से सुनिएगा, और बीएसई के शेयर में भी डील करना चाहते हैं, तो ऐसे केस में एक अकाउंट, एक ट्रेडिंग अकाउंट उस ब्रोकर के पास ओपन करना पड़ेगा जो एनएससी का ब्रोकर है, और एक अकाउंट उसके पास जो किसका ब्रोकर है? बीएसई का ब्रोकर है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे एक मॉल में आप गए, वहां पे सिर्फ और सिर्फ जो है गारमेंट्स मिलते हैं, और एक मॉल ऐसा है जहां पे जो है वो आपको वेजिटेबल वगैरह मिलता है। एक मॉल ऐसा भी है जिसके एक सेगमेंट में गारमेंट, एक सेगमेंट में इलेक्ट्रॉनिक आइटम, एक सेगमेंट में पनीर और मिल्क आइटम, एक सेगमेंट में वेजिटेबल, सारे चीज उसी जगह मिल रहे हैं। ऐसा होता है या नहीं? देखा है या नहीं? हम ऐसे जगह है कि हमें हर दिन ऐसा एक्सपोजर होता है। तो आपको सेपरेट सेपरेट वाला भी दिखेगा जहां सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक आइटम मिलेगा, ऐसा भी शोरूम है। सिर्फ ऐसा भी मिलेगा जहां सिर्फ और सिर्फ गारमेंट्स है। सिर्फ ऐसा भी मिलेगा जहां सिर्फ वेजिटेबल है, और ऐसा भी मिलेगा जहां अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग चीजें हैं। अब मुझे बताइए, अगर आप जो है वो कपड़े वाले दुकान में जाएंगे और वहां से कपड़े खरीदेंगे, फिर जो है आप इलेक्ट्रॉनिक वाले दुकान में जाएंगे, वहां से इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदेंगे, फिर सब्जी वाले दुकान में जाएंगे और वहां से सब्जी खरीदेंगे, तो क्या ये लोग देने से मना कर देंगे? हाँ या ना? अगर आप एक ही दुकान में जाते हैं, एक ही मॉल में जाते हैं जहां अलग अलग सेगमेंट में ये सारी चीजें, और उसी जगह ये सारा चीज लेते हैं, तो क्या वो देने से मना कर देगा? बस दोनों जगह आप पेमेंट कीजिए, जो प्राइस वो कह रहा है वो प्राइस दीजिए, जो उसके टर्म्स कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग चलिए, और वो बिल्कुल देगा। लेकिन आपके लिए क्या कन्वीनियंट हुआ? अब आपके अकॉर्डिंग है। आप कहेंगे सर हम तो बेल्ले बैठे हैं, अच्छा है 3 जगह घूम लेंगे तो अलग बात है। तो आप चाहिए तो एनएससी के ब्रोकर के पास अलग ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कीजिए, बीएसई के ब्रोकर के पास क्या कीजिए? अलग ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कीजिए। अगर आप चाहे तो ऐसे ब्रोकर के पास ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर लीजिए जो एनएससी बीएसई दोनों का मेंबर हो। अब मुझे बताइए, ब्रोकर पढ़ाते वक्त आपको ये बताया था या नहीं? और आपको क्या बोला था कि अभी थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इतनी बातें होंगी कि इंटरमीडिएरीज को कभी
पढ़ना नहीं पड़ेगा, उसके बारे में आप 3 मार्क्स का कभी भी लिख सकते, बशर्ते किडनी काम कर रहा हो, डायलिसिस की जरूरत ना हो तो अब आप देखिए कि इन दोनों में से किसी के भी पास आप जाइए, ब्रोकर के पास जाइए, अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कीजिए और क्या कर लीजिए, ट्रेड कर लीजिए। लेकिन याद रखिए, ट्रेडिंग अकाउंट से ट्रेड होता है, यानी कि वहां पे शेयर्स भी रहेगा, और जब हम ट्रेड करेंगे तो बिना पैसे के तो ट्रेड करेंगे नहीं। आप कहिएगा क्यों सर, बिना पैसे के क्यों नहीं ट्रेड होगा? हमने ब्रोकर को बोला हमारे लिए शेयर्स खरीद लो, और ब्रोकर को बोला कि मेरे बैंक अकाउंट में बहुत पैसा है। हर्ष बाबू गए ब्रोकर के पास और अपना जो है वो आजकल ग्रो अप और बाकी पे खूब ट्रेड कर रहे हैं, हीरो बने हुए हैं, छाए हुए हैं, न्यूज से लेकर के हर जगह वायरल है। कुछ दिन बाद आप देखिएगा आई बैंगन की जगह आई हर्ष करके जो है वो आपको कुछ सुनने को मिलेगा। इतने ज्यादा वायरल हो गई है ट्रेड कर करके। तो अब जो है वो इन्होंने क्या किया, अपना जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट ओपन किया। अगर इन्होंने अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन किया तो अपने ब्रोकर को बोलते हैं मेरे लिए शेयर्स खरीद लो। याद रखिएगा, मेरे लिए शेयर्स खरीद लो बोलना और यहां ऑर्डर लगाना दोनों एक ही बात है। क्या है? दोनों एक ही बात है। चूंकि आपको समझ में ऐसे आसानी से आएगा इसलिए बोलूंगा कि मेरे लिए क्या कर लो, शेयर्स खरीद लो। देखिए यहां पे अगर मैं यहां गया, इंफोसिस पे क्लिक किया और यहां पे मैंने जो है वो बाय किया, बाय दिख रहा है, हाँ या ना बोल तो दीजिए। अगर यहां पे मैंने क्लिक कर दिया तो इट इज एज गुड एज कि मैं अपने ब्रोकर को बैठ करके कह रहा हूं कि मेरे लिए शेयर खरीद लो, या फोन करके कह रहा हूं मेरे लिए क्या कर लो, शेयर खरीद लो। दोनों ही केस में जो मेरा ब्रोकरेज है उतना ही लगना है, चाहे ब्रोकर के पास जाकर के खरीदूं या क्या करूं, या फिर अपने या फोन करके बोल के या फिर यहां से करूं, सेम ब्रोकरेज लगेगा जो मेरा उसके साथ तय हो चुका है। ये फैसिलिटी के लिए वो अलग से चार्ज करता है जो आप देने को तैयार रहते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए उन्होंने जो है वो क्या किया, शेयर्स खरीदने के लिए बोला, ठीक है खरीदते हैं। जब वो शेयर्स खरीदने के लिए जाएंगे तो वो आपको कहेंगे कि पैसे तो दो, इंफोसिस का शेयर खरीदना है। मान लीजिए अगर इंफोसिस का शेयर खरीदना रहेगा तो फटाक से पहले बोलेंगे कि देख लीजिए भाई इसका ट्रेड किस रेट से चल रहा है। अब वो आपको जो है वो ट्रेड का जो है वो रेट देखेंगे और आपको जो है वो बताएंगे कि देखिए भाई इस समय इंफोसिस का जो है वो रेट जो है वो 1678 रुपए चल रहा है। हम मान लें ये रेट जो है वो 100 रुपए, थोड़ा आसान हो जाएगा क्या करना, कैलकुलेट करना। अब ये कहते हैं मान लीजिए कि यहां पे जो ये रेट है, अगर यही रेट भी रहा तो भी ये बोलेंगे मेरे लिए शेयर्स खरीद लो। जब ये बोलेंगे शेयर्स खरीद तो बोलेगा कितने शेयर्स खरीद लो। तो अब ये कहते हैं कि मेरे लिए जो है वो आप जो है वो 100 शेयर्स खरीद लो। कितने खरीद लो? 100 शेयर्स खरीदने के लिए जो है वो तकरीबन 1.6 लाख चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए नहीं? यहां पे 1.67 लाख चाहिए। ठीक है, अब ये कह रहे हैं बहुत पैसा है मेरे अकाउंट में, करोड़ों है, गरीब तू खरीद तो। वो कह रहा है पहले मेरे पास तो पैसे दो, आपके पास है ना, मेरे पास आएंगे तब ना मैं खरीदूंगा। तो फिर ये कह रहे हैं मेरे बैंक अकाउंट में बहुत है। अब कहा गया कि ऐसे कैसे काम चलेगा। तब उन्होंने बोला कि ऐसा करो, आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट मेरे पास है, इस ट्रेडिंग अकाउंट में 2 पार्ट होते हैं, एक में शेयर्स अकाउंट रहता है और एक में क्या रहता है, कैश अकाउंट होता है। एक में पैसा रहेगा और एक में क्या रहेगा। लेकिन फिर याद रखिए डीमैट अकाउंट में सिर्फ क्या रहता है, और वो शेयर्स का परमानेंट ठिकाना है। कोई जो है वहां से शेयर्स आपका नहीं निकाल सकता बिना आपके परमिशन के। लेकिन अगर कोई चीज ट्रेडिंग अकाउंट में है तो ब्रोकर के पास एब्सोल्यूट राइट है। बड़े सारे केसेस में आप नहीं चाहते हैं फिर भी वहां से शेयर्स बेच दिए जाएंगे। अब क्यों ऐसा होता है, अभी सब उसका जवाब दूंगा। फिलहाल ट्रेडिंग अकाउंट का कंट्रोल किसके पास, इसीलिए ट्रेडिंग अकाउंट के 2 सेगमेंट जो होते हैं उन दोनों में से किसी भी सेगमेंट में परमानेंट जो है वो ठिकाना नहीं रहता। यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट का 2 सेगमेंट, शेयर्स अकाउंट और कौन सा अकाउंट, कैश अकाउंट। शेयर्स अकाउंट में जो है वो क्या रहेगा और कैश अकाउंट में क्या रहेगा, कैश रहेगा। आप अपने बैंक अकाउंट से पैसे कहां ट्रांसफर कीजिए, अपने ट्रेडिंग अकाउंट के कैश अकाउंट में ट्रांसफर कीजिए। यहां जब पैसा रहेगा तो वो पैसा उसके कंट्रोल में आया और वो उस पैसे से आपके लिए क्या करेगा, शेयर्स जो है वो परचेज करेगा। राइट, आपके लिए वो शेयर्स क्या करेगा, परचेज करेगा। याद रखिए ट्रेडिंग अकाउंट में शेयर्स सिर्फ जो है वो सुबह के 9 बजे से लेकर के कितने बजे तक रहेगा,
3:30, कोई एक्सेप्शन वगैरह में मत जाइएगा, अगले दिन उसके अगले दिन, वो सब अलग अलग कहानी है। ध्यान से लॉ को पहले समझिए, क्योंकि मैं कितना प्रैक्टिकली करता हूं वो भी आपको थोड़ी देर में दिख जाएगा। तो इसलिए जो लॉ पढ़ा रहा हूं उसको समझिएगा, ऐप ले लेकर के मत भागते फिरिएगा। बहुत सारे ऐप बैंड है जो चल रहे हैं, और कोई भी बच्चा, इट्स वेरी हम्बल रिक्वेस्ट और फाइनल सजेशन, गलती से भी ऐप के जरिए ट्रेड ना करें। अगर कभी ट्रेड करना है तो फुल फ्लेज जो है वो आप जो है वो, जैसे मेरा ये सिस्टम है जिसको मैं डाउनलोड करता हूं, उसमें पासवर्ड सारे चीज से जाते हैं, ऐप से बचे। बहुत सारे ऐसे मेरे जानने वाले लोग हैं, 80-80 लाख रुपया जो है उसका शेयर्स उनके अकाउंट में है, अब वो बेच नहीं पा रहे हैं, और जब ले रहे थे तो खूब मार्जिन पे उनको देते चले गए। देखिएगा मार्जिन का क्या मतलब है, वो सब जो है वो गलत तरीके से ट्रेड है, सब छलावा है, ताकि आप पहले जो है वो दुनिया भर का पैसा वहां लगा दें, निकालते वक्त वो आपको बोलेंगे कि गवर्नमेंट को जो है वो टैक्स देना पड़ेगा। तो आप जो है वो क्या कीजिए, पहले इतना पैसा टैक्स का दे दीजिए तो आप अपना शेयर बेच सकते हैं। जब उतना दे दीजिएगा 1.5 लाख, तो बोलेगा कि थोड़े और पैसे आपके बनने, क्योंकि आपका प्रॉफिट और बढ़ गया है। आप और खुश कि प्रॉफिट और बढ़ गया, 50,000 और दे दीजिए, और शेयर्स नहीं निकल रहे। ऐसे एन नंबर ऑफ केसेस आ रहे हैं। एनीवे, यहां पे हम लोग कह रहे थे कि आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करेंगे। इस ट्रेडिंग अकाउंट में के ट्रेड कैश अकाउंट में जो पैसा होगा उसके बेसिस पे जो शेयर्स खरीदे जाएंगे वो कहां पे रहेगा, और यहां पे रहेगा 3:30 तक। कितने बजे तक? 3:30। 3:30 के बाद या तो 3:30 तक उसे बेच दीजिए, फिर बेच दीजिएगा तो शेयर्स यहां से बिक जाएगा, और पैसे कहां जाएंगे? कैश अकाउंट में। या आपको लग रहा है कि मार्केट की खराब पोजीशन है, मुझे लॉस हो रहा है, मुझे नहीं बेचना है, तो ऐसे केस में आपको पूरा पैसा देना पड़ेगा और वो शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में चला जाएगा। अब ये क्या बात हुई पूरा पैसा देने का? ध्यान से सुनते रहिएगा, पहले कुछ ज्यादा बात में बोलूंगा, फिर सबको एक जगह कंसोलिडेट कर दूंगा। अभी कुछ ज्यादा चीजें मुझे फेंकना होगा आपके तरफ, तब सरियाएंगे। घर में थोड़ा सामान भीतर ले आते हैं, तब सजाना शुरू करेंगे। तो देखिए होता क्या है कि अगर हम अपना कोई अकाउंट ओपन करना चाहते हैं बैंक में, तो हम किसके पास जाते हैं? सेविंग अकाउंट ओपन करना है तो बैंक। अगर मुझे कोई डीमेट अकाउंट ओपन करना है तो मैं कहां जाऊंगा? डीपी के पास। अगर मुझे जो है वो कोई जो है अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना है तो कहां जाऊंगा मैं? ब्रोकर के पास। अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा शख्स है जो ब्रोकर भी है, वो ऐसा शख्स है जो डीपी भी है, और वो ऐसा शख्स है जो बैंक भी है, तो मुझे बताइए अगर मैं वहां पे जाऊंगा तो मेरे तीनों पर्पस फुलफिल होंगे या नहीं? यही बस मैंने एग्जांपल यहां पे दिया है कि अगर मान लीजिए इंडिया बुल्स की बात करें तो वहां आप अपना डीमेट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। लेकिन यही अगर आप एसबीआई में जाएंगे तो एसबीआई बैंक भी है, डीपी भी है, और क्या है? ब्रोकर भी है। इन तीनों कैपेसिटी का उसने लाइसेंस लिया। जैसे मेरा ही अकाउंट, कोटक में जो अकाउंट है, ट्रिनिटी अकाउंट है, सेविंग अकाउंट भी वहां पे है, यानी वो मेरे लिए बैंक की तरह भी डील कर रहा है। तो जब वो बैंक की तरह डील कर रहा है तो वो मेरे लिए बैंक है। मेरा उसके पास डीमेट अकाउंट भी है। जब मेरे उसके पास डीमेट अकाउंट है तो मेरे लिए किस कैपेसिटी में वर्क कर रहा है? डीपी। मेरा उसके पास जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट भी है, अब किस कैपेसिटी में काम कर रहा है? ब्रोकर के कैपेसिटी में जो है वो काम कर रहा है। तो आपने जो है वो मान लीजिए कि अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन किया, सेविंग अकाउंट ओपन किया, बैंक अकाउंट ओपन किया, डीमेट अकाउंट ओपन किया और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन किया, लेकिन आपको इस समय सेकेंडरी मार्केट में जाकर के शेयर्स के प्राइस देखने हैं, उसे खरीदना बेचना है। तो बताइए आप कोटक को किस कैपेसिटी में यूज करेंगे? किस कैपेसिटी में? ध्यान से सुन रहे हैं? हाँ जी मिंकी, पूरी बात समझ में आ रही है? तो बताइए अगर मैं जो है वो इस समय शेयर्स में ट्रेड करना चाहता हूं तो मैं जो है वो कोटक के पास जा रहा हूं, तो किस कैपेसिटी में वो मेरे लिए काम करेगा? ब्रोकर के कैपेसिटी में। और ब्रोकर के कैपेसिटी में काम करेगा तो क्या करेगा मेरे लिए? ब्रोकर के कैपेसिटी में जब वो मेरे लिए काम करेगा तो मेरे लिए वो शेयर्स खरीदने और किसका काम करेगा? बेचने का जो है वो काम करेगा। तो मैं उसके पास गया, मुझे उसने जो है वो टर्मिनल दिया, बोला कि देखिए क्या खरीदना है क्या बेचना है, यानी मैं खुद ओपन कर लिया। अब अगर मुझे ये खरीदना या बेचना है तो मैं ऑर्डर प्लेस करूंगा, राइट? ये जब मैं ऑर्डर प्लेस करूंगा तो उन्होंने कहा कि ये जो ऑर्डर आप प्लेस कर रहे हैं ये आप जो है वो आज के आज बेचना चाहते हैं,
या बाद में कभी बेचेंगे। तो जब भी आप ट्रेड करते हैं तो उसमें दो बातें होती हैं। पहला, अगर आपने आज 9 बजे से लेकर के 3:30 तक दोनों काम कर लिए, ध्यान से सुनिएगा, दोनों काम कर लिए, शेयर्स खरीदा भी और शेयर्स बेचा भी, कोई फर्क नहीं पड़ता पहले बेचा या पहले खरीदा। अब इसको सुनकर के चौंक मत जाइएगा, सर ऐसा कौन सा बात बोल रहे हो। सिंपल सा, पहले खरीदेंगे तब ना बेचेंगे। बताऊंगा, इनका भी जो है वो एक्सेप्शन आना शुरू होगा। पहले आसान शब्दों में समझिए कि मैंने खरीदने का काम और बेचने का काम आज ही किया, तो इसको बोलते हैं डे ट्रेडिंग। क्या बोलते हैं? डे ट्रेडिंग। इसी को जो है वो जॉबिंग बोलते हैं, इसी को जो है वो इंट्राडे ट्रेडिंग भी बोलते हैं। किस किस नाम से पुकारा मैंने इसको? मैंने पुकारा इंट्राडे, जॉबिंग और क्या? ये जॉबिंग वर्ड बहुत जो है वो पॉपुलर है। जब प्रोफेशनली आप बात करने लगेंगे तो जॉबिंग वर्ड का मतलब हो गया सेम डे खरीदना और सेम डे क्या करना। और ये सेम डे का मतलब कितने बजे तक? 9 से 3:30 के बीच में दोनों ट्रेड हो जाएगा। ठीक है, अगर आप आज खरीदे हैं, आज नहीं बेच करके कभी भी बेचते हैं, तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज कॉल्ड इंटरडे और डिलीवरी ट्रेडिंग। डिलीवरी ट्रेडिंग इसीलिए क्योंकि उस समय अगर आप जो है वो आज नहीं बेच करके कभी और बेचेंगे तो ये शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में जाएगा। कहां जाएगा? लेकिन अगर आप आज ही खरीदते हैं, आज ही बेचते हैं, तो इसका कोई ट्रेस आपके डीमेट अकाउंट में नहीं होगा, कोई रिकॉर्ड इसका डीमेट अकाउंट में नहीं जाएगा। तो इसका रिकॉर्ड जाएगा कहां? ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट का जब स्टेटमेंट आप लेंगे तो उसमें सब दिखेगा कि कितने में खरीदा, कितने में बेचा, आप कितने पे ऑर्डर लगाएं और एग्जीक्यूट कब हुआ। भाई जिस समय हम ऑर्डर लगाएंगे जरूरी है उसी समय मिल जाएगा। मान लीजिए कि मुझे इस समय खरीदना है और मैंने जो है वो ऑर्डर लगाया, लेकिन मैंने जो ऑर्डर लगाया, देखिए कितने में चल रहा है इंफोसिस का शेयर? 1675 रुपए में। लेकिन मैं यहां पे जो है वो कह रहा हूं कि 1675 76 ये मुझे नहीं, मुझे जो है ये चाहिए कितने रुपए में? अगर मुझे यहां पे ये चाहिए और मैंने यहां पे जो है वो बाय ऑर्डर दे दिया, तो अब देखिए यहां पे 1676 है। मैं कहता हूं कि मुझे ये खरीदना तो है, लेकिन ये मुझे खरीदना है 1500 में। पॉसिबल? 1500 मैंने लगा दिया। कितने क्वांटिटी लगा दिए? तो ये लीजिए 100 क्वांटिटी मैंने लगा दिया। अब ये मुझे 1500 में कब मिलेगा? ये 1500 होगा। और जरूरी है कि 1500 में जो है वो एक ही बंदा मुझे दे देगा 100 शेयर? हो सकता है 1500 में बेचने के लिए जो शेयर आ रहा है उसके पास 4 शेयर होगा। पॉसिबल? किसी के पास 40 होगा, किसी के पास 1 शेयर होगा। तो कितने टुकड़े में ये आएगा, ये सारा रिकॉर्ड आपको देगा कौन? ब्रोकर। और किस रूप में देगा? ट्रेडिंग अकाउंट के स्टेटमेंट के रूप में, जिसको टेक्निकली जाना जाता है कॉन्ट्रैक्ट नोट्स के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? कुछ नहीं, स्टेटमेंट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इज नोन एज व्हाट? कॉन्ट्रैक्ट नोट्स। ऐसे ही डीमेट अकाउंट में कौन कौन से शेयर आए हैं, इसका रिकॉर्ड कहां से मिलेगा? डीमेट अकाउंट के स्टेटमेंट से मिलेगा। बैंक अकाउंट में कब कब पैसा आया है, इसका रिकॉर्ड किस चीज से मिलेगा? बैंक अकाउंट के स्टेटमेंट से मिलेगा। जब आपको डीमेट अकाउंट का स्टेटमेंट लेना होगा तो किसके पास जाएंगे? अगर आपको ट्रेडिंग अकाउंट का स्टेटमेंट लेना रहेगा तो किसके पास जाएंगे? ब्रोकर के ऊपर यह कंपलसरी किया गया कि अगर मैंने ट्रेड किया है तो उन्हें हर दिन जो है वो मुझे क्या देना पड़ेगा? हर दिन उन्हें मुझे जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट का स्टेटमेंट यानी कॉन्ट्रैक्ट नोट्स आज के आज मेरे पास मेल से पहुंचना चाहिए, कल नहीं, आज के आज मेरे पास पहुंचना चाहिए। सब दिखाऊंगा वो कॉन्ट्रैक्ट नोट्स फिजिकली कैसा दिखता है, इलेक्ट्रॉनिकली कैसा दिखता है, क्योंकि फिजिकली तो बचा के ही मैंने एक रखा है, अब मंगाता नहीं। इलेक्ट्रॉनिकली तो हर दिन का आपको दिखता रहेगा, लेकिन फिजिकली भी आपको दिखाऊंगा कैसा दिखता था। तो वो स्टेटमेंट है। ठीक उसी तरह से आपके डीमेट अकाउंट का स्टेटमेंट मिलेगा। लेकिन अगर शेयर्स हमें खरीदना है और सेकेंडरी मार्केट से खरीदना है तो हमें जो है वो किसके जरिए जाना पड़ेगा? अपने ट्रेडिंग अकाउंट के जरिए जाना पड़ेगा। अब हमें या तो आज खरीदना है और आज ही बेचना है, या आज खरीदना है आज के बाद बेचना है। लेकिन प्रोसेस कैसे स्टार्ट होगा वो देखिए। यहां पे जो है वो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट के कैश अकाउंट में क्या रहेगा? पैसा। और यहां पे आपको आएंगे शेयर्स। ब्रोकर ने आपको कहा कि भाई आप जो है वो बहुत ज्यादा डील करते हैं तो हम आपको जो है वो 10 टाइम्स का मार्जिन देंगे। कितने का मार्जिन देंगे?
अब इसका मतलब क्या है वो सुनिए। आप ब्रोकर के पास गए और आपने कहा कि आपको जो है वो इंफोसिस का 100 रुपए में जो शेयर्स मिल रहा है वो कितने लेने हैं? 1000। ये 100 और 1000 इसलिए ले रहा हूं, समझना और समझाना आसान हो जाएगा। तो मान लीजिए कि आपने क्या देखा कि 10 बजे जो है वो सुबह में इंफोसिस के शेयर का प्राइस जो है वो कितने रुपए है? 100 रुपए है। आपने कहा कि मेरे लिए 1000 शेयर खरीद लो, तो वो फटाक से देखेगा कि इनको हमने कितने का मार्जिन दिया है। हो सकता है कि हर्ष बाबू बहुत डील करते हो, तो उनको क्या करे, 10 टाइम्स का मार्जिन दे दे। इस 10 टाइम्स के मार्जिन का मतलब क्या हुआ कि अगर हर्ष बाबू 10,000 रुपया रखेंगे किस अकाउंट में? बैंक अकाउंट में अपने, किसमें? ट्रेडिंग अकाउंट में रखेंगे, यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट के कैश अकाउंट में अगर वो क्या करते हैं 10,000 रुपया रखते हैं, तो ब्रोकर उन्हें लिबर्टी देगा कि जा जी ले अपनी जिंदगी। कितने रुपए तक का शेयर खरीद सकता है? 1 लाख तक का। लेकिन मान लीजिए अंशुमान भी उछलते उछलते पहुंचे कि मुझे भी ट्रेड करना है, और इन्होंने जो है वो 10,000 रुपया अपने अकाउंट में रख दिया। किस अकाउंट में? ट्रेडिंग अकाउंट में। इनको उन्होंने बोला कि देख भाई 10,000 में 10,000 का ही शेयर खरीदने दूंगा, अभी नया नया आया है, टोपी पहन के आया, तो इसका मतलब क्या है कि ज्यादा शेयर खरीदने दूंगा। 10,000 में 10,000 का ही भरोसा नहीं है तेरे पे, पॉसिबल? अब ऐसे केस में वो 10,000 रुपए का ही क्या कर सकते हैं? शेयर खरीद सकते हैं। अब मान लीजिए शशांक आए और उन्होंने बोला कि मुझे भी ट्रेड करना है, ये सब मेरे यार दोस्त हैं। अगर ऐसा है तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी 10,000 रुपए डाले। इनको उन्होंने बोला कि देखो भाई ट्रेड करने लगे हो, लेकिन अभी उतना भी नहीं जितना हर्ष बाबू से हमें ब्रोकरेज आ जाता है, क्योंकि वो तो अपना घर द्वार जल्दी ही नीलाम करेंगे, क्योंकि उन्हें अब लत लग गई है और वो शेयर्स में ट्रेड करने लगे हैं, तो हमें तो उनसे ढेर ब्रोकरेज आएगा। आप तो जो है वो आते हो, लेकिन जो है वो आप जो है वो अंशुमान से ज्यादा ट्रेड करते हो, तो हम आपको 5 टाइम्स का क्या दे देते हैं, यानी आप 10,000 रुपए रखोगे तो कितने रुपए तक का शेयर खरीदने देंगे? ये राइट किसके पास दिया हुआ है? ये ब्रोकर के पास दिया हुआ है। सेबी ने बोला कि आप जानते हैं अपने क्लाइंट को, अगर आपको लगता है ये निकम्मा नालायक क्लाइंट है तो 1% भी मार्जिन मत दीजिए, जितना पैसा उतने का ही क्या खरीदिए, उसके लिए शेयर्स खरीदिए। आपको जब वो मार्जिन देते हैं तो बस इतना ही वो ध्यान रखते हैं कि आज पूरे दिन में एकाएक चेंज भी आएगा तो इन कंपनीज के शेयर में 10% से ज्यादा का चेंज नहीं आएगा, यानी कि नुकसान इससे ज्यादा नहीं होगा। और याद रखिएगा कंट्रोल किसके पास है? आपके शेयर्स अकाउंट और इधर कैश अकाउंट, इन दोनों का कंट्रोल किसके पास? और खास तौर पे आपके शेयर्स अकाउंट का कंट्रोल किसके पास? ब्रोकर के पास। अर्थात आपने शेयर्स खरीदा है और अगर आप नहीं भी चाहेंगे तो वो शेयर्स क्या कर देगा? बेच देगा। या आपके मार्जिन के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक एल्गोरिथम सेट कर चुका है कि अगर जो है वो हर्ष बाबू का नुकसान 10,000 को टच करे तो ऑटोमेटिक शेयर क्या हो जाए? बिक जाए। अब देखिए ये गए ट्रेड करने, हर्ष का ही ले लेते, ये गए ट्रेड करने, इनको जो है वो 1 लाख रुपए का शेयर खरीदना था। कितने का? 1 लाख रुपए का शेयर खरीदना था। इन्होंने बोला कि मुझे 1 लाख का शेयर खरीदना है, 100 रुपए के रेट से 1000 शेयर खरीदना है, क्योंकि 10 बजे इन्होंने देखा कि प्राइस बहुत अच्छा है। तो ब्रोकर ने इनको बोला आपको तो मार्जिन दिए हुए 10 टाइम्स का, कितने रुपए डाल दीजिए? 10,000 रुपए डाल दीजिए कैश अकाउंट में। ये जो है वो पहले से नहीं रखे हुए थे पैसे। क्यों नहीं रखे हुए थे? तो मेरी तरह ये भी गरीब थे, मेरे भी ट्रेडिंग अकाउंट के कैश अकाउंट में एक भी पैसा नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि विद इन माइक्रो सेकेंड आप अपने बैंक अकाउंट से इसमें पैसे क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं। अभी दिखलाता हूं आपको, 1 सेकेंड, 1 क्लिक कीजिए और आपके पैसे वहां क्या हो जाएंगे? ट्रांसफर। और आपको पता है आज के डेट में हर एक दिन पे आपको क्या मिलता है? हर एक दिन का आपको जो है वो इंटरेस्ट मिलता है। यस या नो? अब इस ट्रेडिंग अकाउंट के कैश अकाउंट में जो भी पैसा रहेगा उस पर कहीं भी आपको क्या नहीं मिलेगा? कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो शायद ही कोई ऐसा होता है जो उसमें पैसे डाल के रखता है। ये वो बंदे होते हैं जिनका उतना फ्रीक्वेंट जो है वो बैंकिंग नहीं होता है, यानी कि जिनके लिए ना पैसे ट्रांसफर करना वगैरह टफ काम लगता है। तो सोचते पता नहीं मार्केट आवर में पैसे ट्रांसफर करूंगा कि ध्यान वहां दूंगा। जैसे कुछ लोग होते हैं
एक साथ सीएस भी कर रहे होते, चार्टर्ड भी कर रहे होते, एमबीए भी कर रहे होते, ऐसे भी कुछ गरीब लोग होते हैं और उस समय कुछ अर्न भी कर रहे होते, दिखाऊंगा क्या अर्न कर रहे होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो बोलते हैं एक ही ग्रुप में दम निकल जाएगा, सीएस का एक ग्रुप लगे हुए हैं, तो अपना अपना कैपेसिटी, अपनी अपनी ये। नॉर्मली मैं कभी भी पैसा नहीं रखता, क्यों? क्योंकि आप बहुत आसानी से पैसे क्या कर सकते हैं। मोटी बात इतनी ही है, जब तक आपके जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट के कैश अकाउंट में पैसा नहीं होगा, तब तक चाहे आपके पास टर्मिनल हो, चाहे टर्मिनल का पप्पा जी हो, आप ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकते। ब्रोकर को भी कॉल करेंगे तो वो भी वही चेक करेगा और बोलेगा सर है ही नहीं पैसे आपके ट्रेडिंग अकाउंट में, आपके कैश अकाउंट में पैसे ही नहीं है, शेयर का ऑर्डर पुट नहीं होगा। और सेम चीज आपको सर टर्मिनल ले रखा है, उससे कॉल कौन करेगा? फटाक से जाएंगे और फटाक से जाकर के क्या कर देंगे, फटाक से जाएंगे और जाकर के जो है वो अपने से क्या कर देंगे, ऑर्डर प्लेस कर देंगे। और आपने तो बताया ही ऑर्डर प्लेस करने के लिए करना क्या है, ये बाय इन्फोसिस करेंगे और उसके बाद यहां पे न्यू ऑर्डर प्लेस कर देंगे, पैसा डाल करके शेयर्स का यहां पे क्वांटिटी जो है वो 1000 डालेंगे और ऑर्डर प्लेस कर देंगे और यहां पे जो है हम 100 रुपए डालेंगे और डाल करके जो ऑर्डर प्लेस कर देंगे। जैसे ही ऑर्डर प्लेस करेंगे वो चमक करके जो एरर मैसेज के साथ बोलेगा बुद्धू कहीं का, पैसे डाल पहले अकाउंट में, ऐसे नहीं बोलेगा, बस थोड़ा सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में बोलेगा, देयर इज इनसफिशिएंट बैलेंस इन योर कैश अकाउंट, यू कैन नॉट पुट दिस ऑर्डर। बेइज्जती किया, प्यार से भिंगा करके मारा। अब जब ऐसा आया तो या आपने 1 लाख का ऑर्डर डाल दिया, ध्यान से सुनिएगा, और 0 रुपया है तो भी ऐसे ही बोलेगा। आपको जो है वो ब्रोकर ने जो मार्जिन दिया है वो 10 टाइम्स का दिया, और जो मार्जिन दिया है वो सेट रहेगा, इसके अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर से लिंक्ड रहेगा। लेकिन उस समय 5000 रुपए आपके मार्जिन अकाउंट में है, तो क्या आप 1 लाख का ऑर्डर देंगे तो एग्जीक्यूट होगा? हाँ या ना? हाँ जी सानिया, ये बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? पक्का? 5000 रुपया मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में है, हर्ष के ट्रेडिंग अकाउंट में, और 1 लाख का ऑर्डर डाल रहे हैं, क्या ये ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा? क्यों नहीं होगा? हाँ, 50,000 तक का ही उनको, क्योंकि उनको मार्जिन 10 टाइम्स का दिया है तो 50,000 तक का ऑर्डर प्लेस कर सकते। अगर हम ऑर्डर को बदल करके 100 की जगह 50 शेयर करेंगे, अब ऑर्डर लेगा या नहीं? अब लेगा। तो मान लीजिए कि मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में एक भी पैसा नहीं, अब मुझे क्या करना होगा? पहले अकाउंट में पैसे डालने होंगे। चलिए जरा पैसे डालते हैं। अब जो है मैं यहां पे गया और देखिए मैंने क्या बोला, ये मेरा बैंक अकाउंट भी इसके पास है, डीमेट अकाउंट भी इसके पास है, और क्या है, और ट्रेडिंग अकाउंट भी इसी के पास है। इसका मतलब ये मेरे लिए तीनों कैपेसिटी में काम कर रहा है, तीनों लाइसेंस, लेकिन इसे भी लेना पड़ा है। बस इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा था तो तीनों लाइसेंस ले लिया। अब मैं यहां पे गया और मैंने यहां पे क्लिक किया, पढ़ पा रहे हैं क्या लिखा हुआ है? फंड ट्रांसफर। मैं फंड ट्रांसफर में गया, फंड ट्रांसफर में जाकर के जो है वो ओपन होने दीजिए। फंड ट्रांसफर में जाकर के मुझे बताइए पैसे मुझे कहां से कहां डालने हैं? बैंक अकाउंट से कहां? ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है, अगर ऐसा भी हो सकता है क्या कि ट्रेडिंग अकाउंट से बैंक अकाउंट में डालना पड़ा? क्यों नहीं हो सकता? ट्रेडिंग अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं, लेकिन वहां से थोड़ा एटीएम से निकाल पाएंगे, पहले उसको कहां ट्रांसफर करना होगा? और उसके बाद कीजिए, फोन पे कीजिए, एटीएम करो, पेटीएम करो, जो करना है वो करो। तो देखिए यहां पे फ्रॉम में मैंने सेलेक्ट किया कौन सा अकाउंट? देखिए ट्रेडिंग भी दिया हुआ है, लेकिन ट्रेडिंग को नहीं, मैं किसको सेलेक्ट करूंगा? बैंक को। और यहां क्या सेलेक्ट करूं? बस सेलेक्ट किया और यहां पे सबमिट किया। अब पूछेगा कि यहां पे जो है सेलेक्ट बैंक, तो देखिए मेरे पास यहां पे कोई और बैंक आ रहा है? नहीं, खुद ब खुद देखिए कोटक महिंद्रा आ रहा है, 3 in 1 अकाउंट, क्योंकि मेरा वहां सेविंग अकाउंट भी है, ट्रेडिंग अकाउंट भी है और डीमेट अकाउंट भी है, तीनों अकाउंट है। अब मैंने इसको जो है वो सेलेक्ट कर दिया। अब यहां पे जो है मैं क्या डालूंगा? एंटर, कोई भी अमाउंट जो है वो मैंने यहां पे डाला, और डालने के बाद जो है यहां पे गो करूंगा तो बस हो गया, काम खत्म। अब मेरे कहां पैसे चले जाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में। अब अगर मुझे यहां पे 10,000 डालने थे, मान लीजिए मैंने जो है यहां पे जो है वो 10,000 डाला और मुझे 10 टाइम्स का मार्जिन दिया हुआ, अब मैं कितने तक ऑर्डर प्लेस कर सकता हूं? 1 लाख रुपए का। तो मैं यहां से पैसे को जो है वो डाल दिया, और डालने के बाद फिर से मैं आ गया और अब मैंने जो है वो ऑर्डर क्या कर दिया? प्लेस कर दिया। ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही मैं ऑर्डर प्लेस करूंगा वैसे ही जो है वो क्या होगा? ये है कतार,
यहां जो है वो ब्लू में है खरीदने वालों की कतार और रेड में किसकी कतार है? बेचने वालों का। इस कतार में, इस क्यू में वो बंदा जो शेयर खरीदने गया है, कौन बंदा सबसे आगे होगा? जिसका प्राइस सबसे ज्यादा होगा वो कतार में सबसे आगे, और बेचने वाले में सबसे आगे कौन होगा क्यू में? तो देखिए यहां पे आपको खुद दिखेगा, ये बंदा जो है वो 6 शेयर बेचना चाहता है, ये 2 बेचना चाहता है इतने रुपए में, और ये बदलता रहेगा। अगर यहां पे जो बंदा है वो अपना प्राइस कम कर लेगा तो उठ करके वो कहां जाएगा? यहां आ जाएगा। और खरीदने वाले में अगर अपना प्राइस जो है वो ये बढ़ा लेगा तो यहां आ जाएगा। बेचने वाला देखिए जो सबसे कम में है वो यहां पे है। जैसे ही कोई यहां वाला इतने देर से इंतजार कर रहा है अपने 87 शेयर को लेकर के, कोई ग्राहक नहीं आ रहा है, फटाक से यहां से जो है वो अपना प्राइस कम कर देगा तो वो यहां पहुंच जाएगा। होगा या नहीं होगा? आप देखिए कोई 41 शेयर के साथ बैठा है, कोई 21 शेयर के साथ, कोई 20 शेयर के साथ, और ये नीचे तक दिया हुआ है। टोटल 4,92,000 शेयर इस समय बिकने को तैयार है। खरीदने वाला कितने पे है? 1,90,000 शेयर खरीदना चाहता है। सेलिंग प्रेशर इस समय क्या है? ज्यादा है। रीजन क्या है? ये देखिए मार्केट जो है वो वोलेटाइल जा रहा है, कभी अप हो रहा है, कभी डाउन हो रहा है। कहने का मतलब बस इतना ही है कि आपने अपना ऑर्डर क्या कर दिया? प्लेस कर दिया। ऑर्डर कब प्लेस होगा? जब ट्रेडिंग अकाउंट में एज पर मार्जिन क्या होगा? पैसा होगा। तो देखिए जैसे ही हम ऑर्डर प्लेस करेंगे वैसे ही क्या होगा? ध्यान से सुनिए। जैसे ही हम ऑर्डर प्लेस करेंगे और हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया, क्यों एग्जीक्यूट हो गया? एग्जीक्यूट होने का मतलब बहुत सिंपल सा बात है, मैं बार बार कह रहा हूं, ये दोबारा बिल्कुल मैं खोल करके टर्मिनल नहीं दिखलाऊंगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। ट्रेड एग्जीक्यूट करने का मतलब है, अगर मैंने यहां पे रखा था 100 रुपया प्राइस, तो यहां पे भी 100 रुपया में बेचने वाला मुझे क्या हो गया? मिल गया। जैसे ही मिल गया वो ट्रेड क्या हो गया? एग्जीक्यूट। यानी कि अगर मान लीजिए कि वहां पे बेचने के लिए सिर्फ 500 शेयर लेकर के लोग आए तो क्या होगा? 500 मिलेगा। फिर अगला जैसे ही कोई बंदा आएगा 100 शेयर और लेकर के 100 रुपए में उसका शेयर मिल जाएगा। ऐसे करते करते हो सकता है मैंने तो ऑर्डर लगाया एक बार में 1000 का, लेकिन क्या होगा? लेकिन मुझे जो है जो शेयर्स मिल रहे हैं वो कैसे मिल रहे हैं? टुकड़े टुकड़े में, किसी से 4 शेयर, किसी से, जबकि सेम प्राइस पे मिल रहा है। पॉसिबल है या नहीं? सेम प्राइस पे। अच्छा, फिर मुझे लगने लगेगा कि अरे इतने देर हो गए, अभी तक तो मुझे जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो 100 शेयर ही मिले हैं 100 रुपए में। प्राइस बढ़ रहा है, जल्दी से प्राइस 101 कर दो, वरना पता चला कि और शेयर मिलेंगे भी नहीं। तो हो सकता है मैं अपना प्राइस क्या कर दूं? अब फिर 101 भी कर दिया तो भी जो है वो 200 शेयर मिले, और वो भी अलग अलग लोगों से 3 बार में। फिर मुझे लगा कि और बढ़ाना है, और बढ़ा दिया। फिर मुझे लगा अरे रुको रुको, अब प्राइस गिरने वाला है। फिर मैंने बीच में प्राइस को 98 कर दिया। आप ये तब तक चेंज कर सकते हैं जब तक आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। अगर मान लीजिए मेरे 100 शेयर का ऑर्डर, मैंने 1000 शेयर लेना था, 100 शेयर मुझे मिल गए 100 रुपए में, उसके बाद भी अगर मैं 900 शेयर का ऑर्डर चेंज करना चाहूं तो कर सकता हूं, बढ़ा भी सकता हूं और घटा भी सकता हूं। कहने का मतलब है कि जब तक आपका जो है वो ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, तब तक आप जितने बार चाहें अपने ऑर्डर को क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। एन नंबर ऑफ टाइम्स आप चेंज कर सकते हैं। तो देखिए आपने किया क्या? ट्रेडिंग अकाउंट में पैसे डाले और उसके बाद आपने ट्रेड करना शुरू किया। अब 10,000 रुपए ट्रेडिंग अकाउंट में, और यहां पे 10 बजे जो है वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में कितने रुपए? कैश अकाउंट में कितने रुपए? शेयर्स अकाउंट में कुछ भी नहीं है। जैसे ही 10 बजे आप शेयर्स खरीदेंगे, 100 रुपए के रेट से 1000 शेयर आपने खरीदा, 1 लाख रुपए आपके ट्रेडिंग अकाउंट से डेबिट होगा। अब देखिए यहां पे बिजली बारिश बरसात नहीं होगा, स्लो मोशन में हीरोइन का दुपट्टा नहीं उड़ेगा, पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं बजने लगेगा। तो होगा क्या? 2 अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन होंगे, और वो क्या होगा? आपने जैसे ही 10 बजे खरीदा वैसे ही आपके ऊपर देनदारी कितने रुपए की आ गई? 1 लाख रुपए का डेबिट चढ़ेगा आपके ऊपर। 10,000 था इसीलिए ट्रेड हुआ, 1 लाख का क्या आ जाएगा? डेबिट आ जाएगा। और ठीक उसी समय आपके जो है वो शेयर्स अकाउंट में क्या दिखने लगा? इन्फोसिस के कितने शेयर? 1000 शेयर। ऐसे ही करके जो है वो समय बीतने लगा, बीतने लगा, बीतने लगा। प्राइस 105, 110, हर्ष बाबू खुश, 120। उन्होंने तो जो है वो फैमिली प्लानिंग तक कर ली, क्योंकि एक शेयर का प्राइस कितने रुपए बढ़ गया है? 20 रुपए बढ़ गया है। 1000 शेयर हैं, 20,000 का उनको फायदा होगा। सारी दुनिया जो अब उनके कदमों में।
अब जो है वो 20,000 में उन्होंने सारी प्लानिंग कर ली। जैसे ही 2 बजा, वो 2 बजे शेयर्स बेच दे रहे हैं। पॉसिबल? अब उन्होंने शेयर बेचने का ऑर्डर लगाया। ऑर्डर लगाना आपने देखा ही है, जैसे बाय का किया था वैसे ही क्या करेंगे, आएंगे अपने टर्मिनल पे, फटाक से यहां पे जाएंगे और जाकर के पहले बाय किया था, अब यहां पे इंफोसिस पे क्लिक करेंगे, सेल करना रहेगा। उस बार 100 रुपए में जो है वो खरीदने का लगाया था, अब यहां पे क्या करेंगे, 120 रुपए लिखेंगे, यहां पे जो है वो क्वांटिटी लिखेंगे, लिख दिया और क्लिक कर दिया कहां पे, न्यू सेल ऑर्डर। जैसे ही यहां पे क्लिक करेंगे वैसे ही क्या होगा, वैसे ही जो है वो फिर जो है वो बहुत जोरदार बारिश होगी, तूफान चलने लगेगा और वहां पे हल्का हल्का चेहरा दिखलाई देगा हीरोइन का, धीरे धीरे दुपट्टा हट रहा है। कुछ ऐसा होगा तो क्या होगा, छोटा भीम का बड़ा सा लड्डू 2 आ जाएगा, चुटकी फेंकेगी, कैच करेंगे, चुटकी ना नाम है, तो क्या ऐसा कुछ होगा? अब क्या होगा, फिर ध्यान से समझिएगा, इसके पीछे बहुत बड़ा राज है जो बार बार कह रहा हूं कि बिजली बारिश बरसात होगी, क्योंकि जब आपको शॉर्ट सेलिंग पढ़ाने लगूंगा तो उस समय यही चीज आपको काम आएगा। उस समय तो जितने भी ये कहानी है वो सब किसी जगह जुड़ना है, इसीलिए सुना रहा हूं। अब जो है वहां पे कौन सा अकाउंटिंग फेनोमेना होगा 2 बजे, आपके कैश अकाउंट में कितना क्रेडिट, 120 का, क्योंकि आपने बेचा 120 के रेट से। और आपके जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट के शेयर्स अकाउंट में क्या फेनोमेना होगा, क्या होगा, शेयर्स डेबिट या क्रेडिट, जाएंगे चले गए, कितने शेयर्स। अब यहां पे 2 बजे क्या दिख रहा है, 10 बजे क्या दिख रहा था, वो भी नील था, 10 बजे से ठीक पहले भी नील था। अब यहां 10 बजे से पहले कितने रुपए थे, अब बताइए इसके कारण फायदा हुआ कितने का, तो 10,000 पहले से था, इस बार का फायदा हम मान के चलते ब्रोकरेज वगैरह हमने दे दिया है, कितना अब दिख रहा है, 30,000 दिख रहा है 2 बजे। अब अगर जो है वो हर्ष बाबू और शेयर खरीदना चाहे तो, क्योंकि अभी तो 20,000 का फायदा हुआ है, अब तो ये तब तक काम करेंगे जब तक कंगाल नहीं बन जाते हैं। और इस बीच में हर जगह फोन घूम गया होगा कि देख देख इतने ही देर में तेरे भाई ने 20,000 कमा लिया, कर तू लोग क्लास सर के पास, खुद कंगाल टीचर है, क्या पढ़ाएंगे और क्या हमें प्रॉफिट करवाएंगे। और मैं जो है वो कितना प्रॉफिट कर चुका हूं, 20,000 रुपए का सुबह से प्रॉफिट कर चुका हूं। ठीक है भाई, अब ये 20,000 के प्रॉफिट के बाद वो अब और कितना का जो है वो ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, जितना ट्रेडिंग अकाउंट में उतने का कितना टाइम्स। अगर इनको मार्जिन नहीं मिला रहता तो 30,000 का, और मार्जिन मिला हुआ 10 टाइम्स का तो कितने का। सेबी ने मार्जिन पे बहुत स्ट्रिक्ट नॉर्म सब लगा दिए हैं और ब्रोकर को बोला है कि नेवर ट्राई टू गिव मार्जिन। कॉन्सेप्ट है तो है, अभी भी वो चाहे तो अपने रिस्क पे देते हैं, हालांकि सेबी इस चीज को क्या कर रही है, डिस्करेज कर रही है। और रीजन क्या है थोड़ा आगे चल के बताता हूं कि कभी कभी जब मार्केट क्रैश कर जाता है तो उसमें लोगों को बहुत नुकसान हो जाता है। चलिए अब यहां पे ये बात समझ में आ गई। अब देखिए हो क्या रहा है, क्यों ट्रेडिंग अकाउंट का कंट्रोल देना पड़ता है ब्रोकर को, ये जरा देखिए। अब ये सिचुएशन देखिए कि क्या हो रहा है। इस बार जो है वो फिर से इन्होंने जो है वो क्या किया, सुबह के 10 बजे जो है इन्होंने शेयर्स खरीदा। कितने शेयर्स, 1000 शेयर्स, कितने रुपए में, 100 रुपए के रेट से खरीदा। जब खरीदा तो इनका फिर से ये अकाउंट क्या हो गया, कितने रुपए से, 1 लाख से। और यहां पे जो है वो इनका जो है वो शेयर्स अकाउंट क्या हो गया, कितने से, 1000 इंफोसिस के शेयर्स से, राइट। इस बार जो है वो क्या हो रहा है वो देखिए। पिछले बार जो है वो पूरा शेर बने थे, धूम मचा दिया था, टीचर को कंगाल कंगला सब बोल दिया था। अब जो है वो क्या हो रहा है वो सुनिए। इस बार जैसे ही 1 बजा प्राइस गिर करके कितना हो गया, 95। पॉसिबल। अब इनको ब्रोकर का कॉल आ रहा है और ब्रोकर कह रहा है साहब जी बेच दूं। ये बोले भाई क्यों मरा जा रहा है, 95 नुकसान हो गया मुझे 5,000 का। अब देखिए कितने का नुकसान है, तो वो कह रहा है साहब जी बेच दो, शेयर का प्राइस गिरने वाला है, चल चुपचाप बैठा रहा। जब इन्होंने बोला उनको तो चुपचाप बैठा रहेगा। रीजन, अभी इनके मार्जिन में पैसे हैं या नहीं। अरे भैया जितने का लॉस हो रहा है उतना लॉस बर्दाश्त करने का ऑलरेडी इन्होंने पैसा दे रखा है या नहीं।
अगर इस समय भी शेयर्स को बेच दिया जाए तो भी सिर्फ 5,000 का ही तो नुकसान है, और इनके मार्जिन अकाउंट में कितना पैसा है ट्रेडिंग अकाउंट में? 10,000। फिर जो है वो प्राइस 92 होगा, फिर वो बॉल करेगा साहब जी अब बेच दूं, फिर ये बोलेगा मुक्के ना मारूं। अब जो है वो उन्होंने नहीं बेचा, क्योंकि अभी भी ये बोल रहे हैं कि कितना है मार्जिन अकाउंट में, तो अभी भी और कितना का लॉस सह सकते हैं, 2,000 का और मेरे पास कैपेसिटी है। फिर वो कॉल करता है साहब जी बेच दिया, 90 हुआ और क्या कर दिया, बेच दिया। अब इनको जो है वो उस समय जो है वो क्या रहा, पिछले दिन 30,000 हो गया था ये, अब ये 10,000 भी चला गया, अब ये क्या हो गया, और जब बेचेंगे तब तो ये चाहे लॉस में बेचे चाहे प्रॉफिट में, शेयर्स तो गए अकाउंट से, आया भी और गया भी। और यहां पे जो है वो आपको इस बार जो है वो 10,000 भी आपका क्या हो गया, चला गया। लेकिन इनको जो है वो ऐसा लग रहा है कि कल तो प्राइस जो है या 3 दिन के भीतर ये प्राइस जो है या इस सप्ताह के भीतर इसको 120 टच करना ही है। तो ये ब्रोकर को कहता है कि रहने दे, इसे मत बेच, मैं इसे रखूंगा। तो कहता है रखो, सराओ, जो करना है करो, लेकिन आप याद रखो मार्जिन से कम होगा तो बेच दूंगा मैं। तो इन्होंने क्या किया, ध्यान से सुनिए, जब कम होने लगा तो इन्होंने और 5,000 रुपए दे दिए। कहां पे डाल दिया, अपने ट्रेडिंग अकाउंट के कैश अकाउंट। बहुत मुश्किल है डालना, अभी भी तो हमने देखा जैसे 10,000 ट्रांसफर किए थे वैसे ही और कितना कर देंगे, जैसे ही 5,000 और कर देंगे। अब बताइए इनको कितने तक का जो है वो मिल जाएगा, 85 तक के प्राइस पे जो है वो ब्रोकर इनके चीज को हाथ नहीं लगा सकता। लेकिन फिर इनको लग रहा है कि ना और जो है वो नीचे जाएगा, लेकिन बाद में ज्यादा प्राइस होगा। तो वो कहता है कि देखिए भाई, इसको आपने खरीदा कितने में है, आपने खरीदा, इसका मतलब किसी ने बेचा है या खुद ब खुद अभी उत्पन्न हुआ है। ये तो बस आईपीओ के समय में होता है कि कंपनी जनरेट करती, उसके बाद नहीं। उसके बाद तो जो चीज है वही मार्केट में क्या होते रहेंगे, बिकते रहेंगे। अरे भाई वो पहली बार था जब किसान ने खेत में अन्न उगाया, उसके बाद अब वो उस गोडाउन में, उस गोडाउन से उस मार्केट में, उस मार्केट से उस दुकान में, वही घूमता रहेगा। ठीक वैसे ही यहां पे कह रहे हैं कि अब आपके ये जो शेयर्स हैं वो कह रहे हैं कि अगर आपको ये रखना है तो आपने अगर 1 लाख में लिया था तो किसी ने 1 लाख में क्या किया था। इस बात से सहमत है या ये बात समझ में नहीं आ रहा है, जोर लग रहा है दिमाग पे। हमने ऑर्डर देखा था कैसे बाय ऑर्डर है और कैसे सेल है, और आपको बताया था कि यही जब रेड और ब्लू आपस में क्या हुआ, जब ये रेड और ब्लू आपस में मिला तो ही जाकर के जो है वो आपका ट्रेड क्या होगा, एग्जीक्यूट। तो यहां पे कोई बेचा था तभी तो आपके पास आया था, उसे 1 लाख देना है या नहीं देना है। तो ब्रोकर कहता है भैया अपने अकाउंट में 1 लाख दे दो, और उसके बाद 3:30 के बाद इस शेयर्स को जहां ले जाना है वो क्या करो, आप लेकर के चले जाओ, क्योंकि ये यहां तो रहेगा नहीं। या तो मैं इसे यहां से ही बेच दूंगा, और या आप पूरे पैसे दे दोगे तो आपके किस अकाउंट में भेज दूंगा, डीमैट अकाउंट में भेज दूंगा। अब इन्होंने जो है वो जैसे तैसे कहीं से 90,000 का क्या किया, इंतजाम किया। क्यों किया 90,000 का इंतजाम, 1 लाख का क्यों नहीं। 10 तो ऑलरेडी इनके अकाउंट में है, 90 दे दिया। जैसे ही अब ये देंगे तो इस बार भी शेयर्स यहां से डेबिट ही होगा, डेबिट ही होगा। लेकिन अंतर यह है कि इस बार बिकने के लिए यहां से नहीं गया है, बल्कि कहां चला गया, क्रेडिट हो गया आपका कौन सा अकाउंट। अब कोई मायकालाल यहां से हाथ नहीं लगा सकता है जब तक आप डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप और डिलीवरी इंस्ट्रक्शन रिसीट नहीं देते हैं, या अपने अकाउंट से जो है आप इंस्ट्रक्शन नहीं देते। अगर आपने पावर ऑफ अटॉर्नी दे रखा है तो कितना भी वो चाह लेगा तो डीमैट अकाउंट से बेच नहीं सकता। लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट से बेचने का राइट क्यों दिया ये पता है, जैसे ही शेयर्स का प्राइस कम होने लगा हर सारा का सारा फोन अपना बंद करके रख दिए। यही कल फायदा हो रहा था तो सारे भाई को उछल उछल के कॉल करके बता रहे थे, और अभी नुकसान हो रहा है तो घर का नंबर सब भी स्विच ऑफ कर दिया कि किसी नंबर पे ब्रोकर का कॉल नहीं है। मुझे बताइए ब्रोकर को ये 1 लाख रुपए कहीं ना कहीं से तो देने पड़ेंगे, तो ब्रोकर कैसे दे, तो ब्रोकर क्या करेगा, जितना का आपका 10,000 का ये मार्जिन, जैसे ही ये मार्जिन से कम होने लगेगा 90,000 पे बेच देगा। तभी तो 90,000 मार्केट से आएंगे और 10,000 आपके पास से लेकर के किसके मुंह पे मारेगा, जिससे आपने 1 लाख रुपए में क्या किया था, शेयर्स लिया था। इसीलिए उनके पास ये राइट दिया गया। नहीं तो हर कोई जब प्राइस ऊपर रहेगा तब तो ब्रोकर से मस्त बात करता रहेगा, और जब प्राइस क्या होगा,
कम होगा तो सारा फोन और सब कुछ बंद करके टर्मिनल वगैरह से लॉग आउट करके फोन को भी और जो रजाई के भीतर डाल के कि कहीं गलती से नेटवर्क ना आ जाए रख देगा। इसीलिए ये किया गया। आज के डेट में एल्गोरिथम पे वर्क होता है। कोई ब्रोकर कहीं कुछ नहीं करेगा, ना कॉल करेगा, बस आपको फटाफट फटाफट मैसेज आ रहे होंगे, योर फंड इज रिड्यूसिंग क्विकली, प्लीज मेक सरप्लस एल्स योर शेयर्स विल बी सोल्ड। अब ऐसे करके आता रहेगा, कस्टमाइज मैसेज आता रहेगा, जैसे जैसे कम होता जाएगा आता रहेगा, फाइनली आता रहेगा फाइनल वार्निंग, इट इज गोइंग टू, आपका जो है वो शॉर्ट, इट इज गोइंग टू शॉर्ट, इट इज गोइंग टू बी एग्जॉस्टेड, योर फंड इज गोइंग टू बी एग्जॉस्टेड। अब ये मैसेज आता रहेगा और अंत में क्या आएगा, योर शेयर्स हैज बीन सोल्ड एट दिस रुपीज, एक्युमुलेटेड लॉस इज दिस मच। ये एल्गोरिथम के जरिए होता है। हाँ जी, किस केस में? कभी भी नहीं। अगर आपको मार्जिन पे नहीं दिया गया है तो कोई भी आपके चीज को हाथ नहीं लगा सकता है। 3:30 तक रहेगा। कहां पे रहेगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। और 3:30 पे ऑटोमेटिकली कहां चला जाएगा? डीमैट अकाउंट में जो है वो चला जाएगा। देखिए, जब बारात आती है तो दूल्हा थोड़ी देर के लिए स्टेज पे जाता है, थोड़ा आदर सत्कार होगा, वहीं पे पड़ा रहेगा? नहीं, फिर जाएगा, घर के भीतर रहेगा। ठीक वैसे ही जो है वो दुल्हन आई, रिसेप्शन हो रहा है, थोड़ी देर वहां पे है, लोग आ रहे हैं, सब फोटो खिंचा रहे हैं, ऐसे ऐसे इधर हिला रहे हैं उधर हिला रहे हैं, फिर थोड़ी देर के बाद कहां? अपने जगह पे। तो ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो टेम्पररी ठिकाना है। कौन सा अकाउंट? पैसे भी यहां पे परमानेंट है। अच्छा, अब सेबी ने क्या रूल बना दिया, ध्यान से सुनिए। पहले क्या होते थे कि कुछ लोग अपने ट्रेडिंग अकाउंट में पैसे डाल देते थे और सोचते थे ट्रेड करेंगे, और छूटा रह जाता था। सेबी ने गाइडलाइन दे दिया है कि हर महीने अगर किसी का पैसा बचा हुआ है तो उसके पैसे क्या करो? उसके किसी अकाउंट में ट्रांसफर करो, कनेक्टेड बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करो, ताकि अगर वो भूल भी गया है तो उस पे उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ना जाए। क्योंकि आप अगर भूल गए हैं तो इसका मतलब उस पे इंटरेस्ट आपको नहीं मिल रहा है। इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ कहां से मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ बैंक अकाउंट से मिलेगा। क्लियर है ये सारी कहानी? हाँ या ना? हाँ जी। ऑर्डर पड़ा हुआ रहेगा, क्यों में रहेगा? अब वो अलग होता है। आप ऑर्डर लगाते वक्त लगा सकते हैं प्लेस टिल किल। आप कह सकते हैं कि ये तब तक ऑर्डर नहीं हटेगा जब तक आप इंस्ट्रक्शन, ऑर्डर प्लेस करने के 4-5 तरीके होते हैं। पहला, इसी समय अगर एग्जीक्यूट हुआ तो हुआ, वरना इंतजार मत करना, मेरा ऑर्डर हटा दो। ठीक इसी समय, जिस समय मैं ऑर्डर यहां पे लगा रहा हूं, मान लीजिए कि मैं इस समय ऑर्डर लगा रहा हूं, ऑर्डर लगाते वक्त ही मैंने इंस्ट्रक्शन दे दिया, और इंस्ट्रक्शन दे दिया कि अगर 1000 पे अभी मिला तो मिला, वरना मेरा ऑर्डर क्या कर देना? हटा देना। अदरवाइज सिर्फ आप उसमें लगा दीजिए फॉर एंटायर डे, तो वो एंटायर डे के लिए रहेगा। आप लगा देते हैं कि तब तक, जब तक या तो मैं ना हटाऊं या मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट ना हो जाए। ये सारा चीज जो है वो एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम का मतलब सॉफ्टवेयर के जरिए आप उसको सेट कर सकते हैं। अब देखिए, आपने जो है वो अगर कोई चीज खरीदा तो ट्रेडिंग अकाउंट में आया, फिर कहां चला गया? डीमैट अकाउंट। तो डीमैट अकाउंट में आपके पास सिर्फ इतना ही स्टेटमेंट आएगा कि इतने तारीख को एसबीआई के आपने कितने शेयर खरीदे, और बाकी ये आया किस किस तरह से, एक एक शेयर, दो दो शेयर, कितने रुपए में आया, कितना ब्रोकरेज लगा, सब आपको दिखेगा। जब आप किसका डिटेल देखेंगे, आप जाएंगे और 2/1 का जो है वो 2 तारीख का जो है वो, आप जैसे ही ट्रेडिंग अकाउंट का डिटेल दिखेंगे आपको सब दिख जाएगा कि ये 50 शेयर कैसे आए, इसके लिए कितने बजे हमने ऑर्डर प्लेस किया था और कितने बजे हमें शेयर्स मिला। हमने 10 बजे किया था, 12 बजे 2 शेयर मिले, फिर 1 मिला, उस पर कितना ब्रोकरेज कटा। अगर प्रॉफिट हुआ तो उस केस में एसटीटी भी आपको लगेगा। क्या लगेगा? सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स भी देना पड़ेगा, और उसी से आप समझ सकते हैं कि आपको प्रॉफिट हुआ है या क्या हुआ है, लॉस हुआ है। चलिए आपको दिखाऊंगा कि मैंने एसटीटी दिया नहीं दिया। तो अब देखिए, ये हुआ आपका कौन सा चीज? डीमैट अकाउंट का स्टेटमेंट। अगर कल के डेट में आपने इंफोसिस के 100 शेयर खरीदे तो अगले दिन आपका दिखेगा इंफोसिस के 100 शेयर और एसबीआई के 50 शेयर, लेकिन ना ये बाई में दिखेगा ना सेल में। किस में दिखेगा? क्यों बैलेंस में? क्योंकि हमने इसे ना खरीदा ना बेचा, हमारे पास पड़ा हुआ है। फिर जो है वो 4 तारीख को आपने इंफोसिस के 50 शेयर क्या कर दिए?
बेच दिए। तो अब आपका बैलेंस में 100 था, 50 आपने बेच दिए, तो बैलेंस में कितना दिखेगा? 50। और एसबीआई के कितने? बाय में या सेल में? बैलेंस में, क्योंकि ना बाय किया ना आज सेल किया। और विप्रो के 200 शेयर बैलेंस में भी दिख रहे हैं। और कहां दिख रहे हैं? क्योंकि आज हमने बाय भी किया है। यही है स्टेटमेंट। तो डीमैट अकाउंट का स्टेटमेंट एज ऑन डेट आप लेते हैं कि इस डेट तक का मुझे क्या दे दो? डीमैट अकाउंट का स्टेटमेंट दे दो। लेकिन रियल चीज जो आपको मिलता है कि कितने पे खरीदा, कितने में बेचा, वो सारा चीज आपको कहां मिलता है? वो मिलता है आपको अपने ट्रेडिंग अकाउंट में। और ट्रेडिंग अकाउंट का जो है वो डिटेल कौन देगा आपको? ब्रोकर देगा। और उस स्टेटमेंट को, ट्रेडिंग अकाउंट के स्टेटमेंट को किस नाम से पुकारते हैं? कॉन्ट्रैक्ट नोट्स के नाम से पुकारते हैं। अब आप देखिएगा कॉन्ट्रैक्ट नोट्स, लेकिन आप इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ अपने पर्पस तक रखेंगे, ना इस पे कोई क्वेश्चन करेंगे, ना कुछ और, मान के चलेंगे कि ये किसी और पर्सन का है। ये नहीं कि सर ये क्या है, ये जरा बताइए, ऐसा होता है वैसा होता है। आपको जानकारी मिले, सही से आप समझ सके, बस इसके लिए आपको दिखला रहा हूं। अगर आप जो है वो एनएससी में डील करेंगे तो मुझे बताइए, आपको ब्रोकर जो कॉन्ट्रैक्ट नोट देगा वो किसका देगा? एनएससी। अगर बीएससी में डील करेंगे तो आपका ब्रोकर एनएससी पे भी है और बीएससी पे भी है, और आपने जिसके पास ट्रेडिंग अकाउंट ओपन किया है वो दोनों का ब्रोकर है। तो मुझे बताइए, कॉन्ट्रैक्ट नोट से दोनों का देगा, लेकिन ये जो देता है वो अलग अलग देता है। जितने शेयर्स का ट्रेड आप बीएससी पे करेंगे, सेम ही ब्रोकर है, लेकिन वो एक देगा। और जानबूझ करके कलर थोड़ा बदल देते हैं ताकि आप उसको आइडेंटिफाई कर सके। जैसे ये जो है वो एनएससी का मेंबर है, रेलीगेयर की मैं बात कर रहा हूं, पुरानी बात है। और देखिए यही जो है यही रेलीगेयर है, लेकिन कहां पे ये है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। सेम ही ट्रेडर है और सेम वही पर्सन हूं। तो देखिए ये चीज क्या है, कैसे ये है, ये मैं आपको दिखलाता हूं। कॉन्ट्रैक्ट नोट्स और किस तरह से इसमें डील करते हैं। सर मैं ही स्क्रीन पे रहूंगा। अब जो है ये आप देखते रहिए। इधर मैं आपको फिजिकल भी दिखला रहा हूं। फिजिकल तो आप वहां तक देख नहीं पाएंगे, लेकिन अब आपको नहीं दिखेगा। ये मैंने क्यों डिसकंटिन्यू कर दिया, इसकी भी दुख भरी कहानी सुनाऊंगा। तो देखिए ये जो कॉन्ट्रैक्ट नोट्स यहां पे दिख रहा है, यही आपको यहां दिख रहा है। सेम चीज मैंने आपके लिए यहां पे इसको डाला है। सेम चीज दिख रहा है। अब देखिए यहां पे जो आपको लिखा हुआ है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज देखिए यहां भी है। इसका मतलब ये है कि ये जो है वो ब्रोकर है किस स्टॉक एक्सचेंज में। और देखिए यहां पे लिखा हुआ ना सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह, और यहां पे साफ तौर पे देखिए लिखा भी हुआ है। अगर मैं इसको मिटा के कर देखा, देखिए ट्रेडिंग मेंबर कोड किसका है? ये ट्रेडिंग मेंबर कोड ये जो है वो रेलीगेयर मेरे ब्रोकर का, जबकि वो डीपी भी है, लेकिन अभी किस कैपेसिटी में काम कर रहा है? अब यहां पे आइए, और मैंने आपको कहा था कि 2006 में मैंने अपने सीएस की शुरुआत की थी, बताया था। 2 बार एग्जाम दिया हूं। 2006 के दिसंबर में एग्जीक्यूटिव के सारे पेपर, और 2007 में प्रोफेशनल के सारे पेपर, क्योंकि उससे पहले नहीं दे सकते थे। वो मिनिमम टाइम होता है जिसमें आप दे सकते हैं। उस समय जो है वो एग्जीक्यूटिव में 8 पेपर हुआ करता था, प्रोफेशनल में 3 ग्रुप होते थे, 9 पेपर था। और उस बीच में मैं ट्रेनिंग भी कर रहा था, चार्टर्ड भी लंदन से कर रहा था, और थोड़ी बहुत काम भी कर रहा था। वही थोड़ा बहुत काम आपको दिखा रहा हूं कि वो काम क्या कर रहा था। तो यहां पे आप डेट देखिए, डेट देख पा रहे हैं या जूम करना होगा? दिख रहा है? 2006 का वही टाइम है जिस साल मैंने सीएस शुरू किया था। अब देखिए उस दिन क्या मैंने किया और क्या मैंने खोया, क्या पाया। ये है कॉन्ट्रैक्ट नोट्स। देखिए यहां पे लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट नोट नंबर, ट्रेडिंग का डेट लिखा हुआ है 6/9, सारा कुछ लिखा हुआ है। यहां पे मेरा क्या लिखा हुआ है? नाम लिखा हुआ है। और उस समय दिल्ली में ही जो है वो रहता था, लॉज में। अब देखिए ये मैंने जो है वो जर्मन इंडिया का शेयर खरीदने के लिए ऑर्डर लगाया। किस कंपनी का? जर्मन इंडिया। जर्मन इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत बड़ी कंपनी है। किसकी कंपनी? जो आपका मेट्रो बना है, इस मेट्रो का लगभग 70% काम जर्मन इंडिया ने किया है। इतनी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है। उस दिन जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को बहुत ऊपर जाना था, ये प्रेडिक्शन था मेरा। तो इसीलिए मैंने किस में लगाया? जर्मन इंडिया में। देखिएगा उस दिन मैंने और बहुत सारे जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में ही लगाया था। तो यहां पे देखिए मैंने ऑर्डर कब लगाया, ये देख पा रहे हैं? ये थोड़ा बड़ा करूं, ठीक है। तो 10 बज के
10 मिनट और 19 सेकंड पे मैंने ऑर्डर लगाया। मैंने ऑर्डर एक बार बड़े सारे शेयर्स के लगाए, लेकिन मुझे जो है वो देखिए कितने शेयर्स मिले, 75 शेयर। कितने बजे? और मेरा प्राइस देखिए कौन सा है, ध्यान से देखिएगा, 401 रुपए 45 पैसे। ये चारों एक ही प्राइस है, मुझे एक ही प्राइस पे मिला, लेकिन चूंकि 4 अलग अलग लोगों से मिला इसीलिए ऐसे लिखा हुआ है। एक बंदे से मुझे 75 मिला, यानी कि जब मैंने ऑर्डर लगाया तो सेल करने वाला सिर्फ कितने शेयर लेकर के बैठा था 401 रुपए में, 75, तो उससे मिल गया। फिर अगले बार वहां पे कितना और शेयर आ गया, 25, फिर ऐसे 27, फिर कितना, 21। अब देखिए मेरा ऑर्डर का टाइम आप देखिए सेम है, 10:19 पे ये सारे चीज हुए, लेकिन ये जो मिला है मुझे वो देखिए कैसे अलग अलग टाइम पे मिला है। और ये एक टाइम पे भी मिला है, देखिए 10:10 पे भी, तो भी 2 अलग अलग लोगों से मिला, इसीलिए यहां लिख दिया गया। अब जैसे ही ये मिला उसके बाद यहां पे आगे बढ़िए थोड़ा सा, यहां पे मुझसे ब्रोकरेज लिया गया, इस शेयर पे भी उसने ब्रोकरेज ले लिया, इस शेयर पे भी ब्रोकरेज, इस पे भी। और देखिए ये नहीं कि एक ही बार पूरे दिन के अंत में ले ले, बोला ना, जितने शेयर्स मिल रहे उस पे अपना ब्रोकरेज 3 रुपए 36 पैसे के लिए भी मरा जा रहा है। उतना तो छोड़िए, कमबख्त यहां एक शेयर अगर मुझे मिला, देखिए एक शेयर मिला, अब देखिए प्राइस कितना है, 403, और देखिए 403 पे मैं यहां तक शेयर लिया। इतने शेयर लेने के बाद एकाएक मुझे क्या दिख रहा है कि ये मार्केट तो बहुत ज्यादा अप जाने वाला है, इसीलिए लोग बेच नहीं रहे। तो 10:48, जब मुझे 10:10 इसके बाद शेयर्स नहीं मिले और मैंने देखा कि अब क्या हो गया है, 1 मिनट बीत गया है, मैंने फटाक से अपना ऑर्डर बदला और कितने पे कर लिया अपना ऑर्डर, 400। अब जब 403 पे भी किया तो देखिए मुझे इतने तक ही शेयर मिले, और इतने लोगों से अलग, कोई 10 लेकर के आ रहा है, कोई भिखारी की तरह 1 लेके आ रहा है, कोई 8 लेकर के आ रहा है। तो जितना जिसके पास था वो मुझे क्या होता गया, क्योंकि वो उतने पे बेचने के लिए एक ही शेयर लेकर के वो आया था। लेकिन उससे भी कमाल की बात देखिए, ब्रोकर ने जो है वो कैसे गंध मचा दी। एक शेयर जो है, इस एक शेयर पे मरा जा रहा है, कितना पैसा लेने के लिए, 0.16 का मतलब 16 पैसा हुआ। वो बोला मैं भी ले ही लूंगा, पता नहीं मर गए या बचोगे, क्या होगे, लेने दीजिए। उससे भी कमाल की बात, आइए ना देखिए ना गवर्नमेंट क्या कर रही है। इस पे जो है वो देखिए क्या ले रहे हैं मुझसे, क्यों जीएसटी नहीं लिखा हुआ है। बात कब की है, 2006। उस समय जीएसटी नहीं, उस समय क्या चलता था, सर्विस टैक्स, जो आज जीएसटी के ही दायरे में है। तो उन्होंने सर्विस टैक्स जो लिया वो देखिए कितना गंद मचा, देखिए कितने के लिए, कितने के लिए मरे जा रहे हैं। ये 1 पैसा लगभग हो रहा है, ये भी कह रहे मैं भी लेके ही मरूंगा, कहीं कुछ हो गया तो। अब ये सब अपना पैसा ले लिए। देखिए सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगा है, नहीं, तब लगेगा जब मैं क्या करूंगा, बेचूंगा और उस पर क्या होगा, कुछ कमाऊंगा तो क्या दूंगा, एसटीटी दूंगा। अब देखिए यहां पे एग्रीगेट मुझे पड़ा 403 रुपए कितने पैसे, जबकि मैंने जो है वो ऑर्डर कितने में लगाया था। अब आप देख रहे हैं शेयर्स कितने में मुझे मिल रहा है, ये 16 पैसे जो है वो सारे तरह के चीज होने के बाद मुझ तक पहुंचा है। एनीवे, ऐसे करके देखिए मैं खरीदता गया, ऑर्डर बदलता गया, फिर मुझे लगा अरे अब ये कम होने वाला है, तो फिर मैंने ऑर्डर 403 से बदला और कितने पे कर दिया। और आप देखिए फिर 402 में मुझे दनादन दनादन ढेर सारे शेयर्स मिलते गए। लेकिन देखिए कैसे भिखारियों की फौज एक एक लेकर के आ रहा है, एक एक लेकर के आ रहा है, एक एक लेके आ रहा है। मैं भी जिद पे था कि मुझे भी शेयर्स लेना है, तो मैं भी क्या कर रहा हूं, ठीक है, मतलब किसी भी नंबर में आप शेयर खरीद सकते हैं और क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं। ये देखिए ऐसे करते करते 402 में आप देखिए कितने शेयर्स मिले, जबकि मैंने तो ऑर्डर एक ही बार लगाया। आप देखिए सारे ऑर्डर एक ही समय के हैं, 11:04 और कितने सेकंड पे मैंने उस समय लगाया, जबकि अलग अलग टाइम पे वो क्या हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है। और अगर एक टाइम पे भी हो रहा है तो भी वो अलग अलग क्यों दिख रहा है, देने वाले लोग अलग अलग है। बताइए सारा डिटेल दिखा या नहीं दिखा। अब ये सारे डिटेल होते गए होते गए होते गए होते गए, अब जो है वो शेयर खरीदता गया खरीदता गया खरीदता गया। फिर मैंने अब क्या करना शुरू किया, बेचना शुरू किया। कुछ शेयर्स को जो है वो 407 में बेचा, कुछ को 406 में बेचा, कुछ को कम में भी बेचा, बेचते गया। और अब यहां पे आप सिर्फ देखते जाइएगा कि इस जगह आकर के मैंने, ये उसी दिन का, सारे के सारे एक ही दिन के हैं। अब यहां पे आइए और इस जगह सिर्फ देखिए,
यहां पे अब आपको एसटीटी का कैलकुलेशन दिखेगा। एसटीटी क्या लिखा हुआ है पढ़िए तो जरा। इसका मतलब मैंने क्या किया था, डे ट्रेड, आज की आज चीजों को खरीदा और क्या कर दिया, बेच दिया। अब जरा इस फिगर को कहीं पे रफ में ही नोट कीजिएगा। मुझे ओवरऑल जो कमाई हुई वो था 6,82,150 रुपए का। किस कंपनी के शेयर से? 6,82,150 किस कंपनी के शेयर से? जेमन इंडिया से। लेकिन उस दिन मैंने बोला ये दिल मांगे मोर, और मैंने जो है वो फिर अगला इन्वेस्टमेंट जो किया, कंटिन्यू बंद कर थोड़ी देर में, 15-20 मिनट एक ही क्लास। अब देखिए अगला जो है वो मैंने जो है वो क्या किया, कौन सा कंपनी, अब इसका जब मैं शॉर्ट नेम बोलूंगा तो आप तुरंत सब समझ जाएंगे, एनडीटीवी। उसी का पूरा नाम है न्यू दिल्ली टेलीविजन। तो एनडीटीवी, और इसमें भी एसटीटी जॉबिंग लगा, इसका मतलब कुछ कमाया या नहीं कमाया। अब अगर कमाया तो यहां पे आते हैं और इस फिगर को जरा देखते हैं। अगर इस फिगर को देखें तो ये फिगर कितना है, 1,07,955। इसमें कम ही कमाई हुई, कितने रुपए की हुई, 1,07,955 की। फिर जो है मैंने बोला थोड़ा और काम कर लेते हैं, फिर पढ़ाई भी करना था, एग्जाम भी थे दिसंबर में, तो कहा कि थोड़ा और ट्रेड कर लेते हैं। जब ट्रेड कर रहा था तो फिर मैंने जो है वो कहा अब किस में ट्रेड करते हैं, आरके इंफ्रास्ट्रक्चर की, ये भी बहुत बड़ी कंपनी। इसमें जब ट्रेड किया तो देखते हैं जरा इसमें जो है वो जॉबिंग लगा या नहीं। इसमें भी जो है वो जॉबिंग, और अब यहां पे आते हैं और ये ज्यादा नहीं था, इसमें किस्मत ने साथ नहीं दिया, 89,426 रुपीज। चलिए उसके बाद कहीं ट्रेड किया किस कंपनी में, मैंने बोला था ना उस दिन इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी का बोल रहा था, यूनिटेक अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत बड़ी कंपनी है। फिर किया तो उसमें भी क्या दिख रहा है, एसटीटी जॉबिंग। ये आपको अगले पेज पे जो है वो आ जाएगा यहां पे। अब ये जो आपका आया वो देख लीजिए कितना है, ये जो है वो ज्यादा नहीं आया, ये कम हो गया, ये 1,11,100 कितने रुपए, 5 रुपए। क्या उस दिन ट्रेड बंद कर दिया फिर मैंने, नहीं। अब उसके बाद बस इतना ही ट्रेड मैंने किया, लेकिन किस स्टॉक एक्सचेंज में, किस स्टॉक एक्सचेंज में, क्या उस दिन मैंने बीएससी में कोई ट्रेड नहीं किया होगा, किया था ना, ये देखिए। और अब यहां पे आप फिर देखिए कि वो सेम डे है या कोई और दिन है। देखिए तो मैं ही हूं या कोई और है, हूं तो मैं ही, मान के चलिए कोई और पंकज कुमार है, मैं नहीं हूं, मैं तो गरीब आदमी। अब आप जो है वो यहां पे आइए और यहां पे जो है आप देखिए कि डेट सेम है या डेट अलग है। 6/9/2006 कॉन्ट्रैक्ट नोट्स, यहां पे सब कुछ एज इट इज। ये मेंबर अब कहां का, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, उसी के पास मेरा अकाउंट। अब यहां पे मुझे आज भी याद है मवाना शुगर मैंने उस दिन खरीदा था, अच्छा जो है वो उस दिन परफॉर्म किया था। ये जो है वो कौन सी कंपनी है, के सेरा सेरा। के सेरा सेरा जो है वो मूवी प्रोडक्शन की बहुत बड़ी कंपनी है। आज भी जब आप मूवी देखते होंगे, पता नहीं आप तो मूवी देखते हैं तो उसमें कुछ और ढूंढ रहे होते हैं, इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन अगर मूवी की जब शुरुआत होती है वहां पे देखेंगे तो आता है के सेरा सेरा प्रेजेंट, कोलंबिया प्रेजेंट, ऐसे करके अगर देखेंगे तो वो प्रोडक्शन का आता है। तकरीबन 70% कंपनी जो आपको दिखेंगे वो के सेरा सेरा का दिखेगा, अभी भी इतनी बड़ी कंपनी है मूवी प्रोडक्शन की। इसमें मैंने पैसे लगाए और अब यहां पे आते हैं कि के सेरा सेरा से जो है वो फाइनली क्या कमाया। तो यहां पे जो है वो अमाउंट बहुत कम है और अब ये अमाउंट है आपका 52,940 रुपए, 52,940। उसके बाद मैंने जो पैसा लगाया किस कंपनी में, मवाना शुगर में, मुझे ध्यान था मवाना शुगर में लगाया था। अब मवाना शुगर में जो है वो देखते हैं कि
खोया पाया, तो यहां पे भी जो है वो फाइनली जो है वो पाया, और वो जो है वो आपका आ गया 2,06,800 कितना 80 रुपया। अब देखते हैं कि उस दिन और कोई शेयर खरीदा? नहीं, बस इतने का ही उस दिन क्या किया, ट्रेड किया। तो ये बात तब की है 2006 की, और एग्जैक्टली 6 सितंबर की जो आपने देखा। उसी साल मैंने दिसंबर में झंडेवालान में मेरा सेंटर था, दोनों ग्रुप एग्जीक्यूटिव का दिया था, क्लियर हुआ था। और जब तक 25 फरवरी को रिजल्ट आता तब तक प्रोफेशनल के मेरे जो है वो 3 सब्जेक्ट खत्म हो गए थे, पढ़ लिया था खुद से। तभी जो है मुझे दिसंबर में क्या करना था, प्रोफेशनल देना था, और मेरी ट्रेनिंग भी शुरू हो गई। 26 को जो है वो 25 को जो है वो रिजल्ट आया 25 फरवरी को, और मेरी ट्रेनिंग जो है वो पहले ही तब मैंने सेट कर रखा था 26 तारीख से स्टार्ट हो गई, क्योंकि मुझे जल्दी थी। आप तो बड़े लोग हैं, मुझे पापा ने बोला था कि क्या बेटा पेंशन से भी पैसा लोगे, तो दिल पे बुरा लगा, तो इसीलिए सोचा जल्दी जल्दी क्या हो जाते हैं, सीएस बन जाते हैं, और सोचा थोड़ा कमाई भी क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। ये वो रिकॉर्ड है जो ऑफिशियल रिकॉर्ड देख रहे हैं जो मेरे पास है। 2002 से ही मैं ट्रेडिंग में हूं, 2002 से ही थोड़े बहुत हाथ पैर मारता था चीजों के लिए। तो उस दिन का आपको क्या दिखा, कुछ कमाई दिखा, कितना है? तो ये 2000 कब की बात है, 6 की बात है। आज से 18 साल पहले का चीज मैंने आपको, अच्छा है कि प्रूफ है, अदरवाइज अगर कोई ऐसे कहे तो यही मैंने आपको बस यहां दिखलाया। अब हुआ क्या कि ये कॉन्ट्रैक्ट नोट्स जब आया तो मैं क्लास के लिए गया हुआ था, ऑर्डर वगैरह दे दिया, सब कुछ देख रहा था, क्लास गया। जब आया तो ये कुरियर से आता था, बिल्कुल ऐसे ही देख रहे हैं, अभी भी क्रीच उसी तरह से है। एक इन्वेलप में रहता था और उसे स्टेपल करके वो भेजते थे, 60 के नहीं भेजते थे कॉन्ट्रैक्ट नोट्स। ये भी था और एक ये भी था, ये जो है वो एनएससी वाला, और ये ग्रीन जैसा जो है वो किसका, बीएससी। ये सेम चीज, यही आपको वहां दिखलाया। तो ये जब आया हुआ था तो हम लोग जहां रह रहे थे वहां 2 फ्लैट थे, एक में हम 4 लोग रहते थे, एक में 2 लोग रहते थे। वो लोग यूपीएससी की तैयारी करते थे, थोड़े पैसे ज्यादा थे उनके पास, तो वो 2 लोग रहते थे। हम लोग 4 लोग शेयर करते थे, जिसमें एक और एक मैं तो छोटा भाई ही हो गया, और बाकी 2 और लोग थे, तो हम लोग रह रहे थे। अब वहां पे जब रह रहे थे उनके पास गया, तो जब मैं गया उनके पास तो बोले जी आपका जो है वो ये कुछ कुरियर आया है। मैंने बोला दीजिए, मुझे तो पता ही था कॉन्ट्रैक्ट नोट्स आता है। जब उन्होंने दिया तो बोला ये बैठिए बैठिए ना, लीजिए कुछ गुजिया वगैरह खाइए, घर से जो नहीं बना के लाते थे हम लोग, तो ये चुरा चुरा के खाते थे। इधर से उनका दरवाजा हमने खोल रखा था, उधर से कभी गए थे, एक बार खोल दिया था, और क्योंकि देते नहीं थे ना प्यार से, 2 पीस दे देते थे, उसके बाद बैठ करके खुद खा रहे हो हर दिन, और हमें सिर्फ उस दिन दिया जिस दिन लेकर के आए थे, और खुद 1 महीने तक खाएंगे गुजिया पेड़ा ये सब। हम लोग भी उधर से कपड़े वगैरह टांगते थे दरवाजे पे, और इंटरकनेक्टेड था, कभी जा करके खोल देते थे। अब कपड़े गिरे हुए तो दिख नहीं रहा, हम इधर से बंद रखते थे, और उसमें भी जब नहीं रहते थे तब नहीं जाते थे। वैसे चोरी किया तो चोरी हो गई। जब वो घर में रहते थे, रात में सोते थे, तब इधर से खोलते थे, आराम से जाते थे और डब्बे से। और 4 लोग हैं, तो मैं आगे गया, ठीक मेरे पीछे भी कोई बंदा है, वो भी जो है से स्क्रोलिंग करके गया हुआ है बिल्ली की तरह, और एक तरफ से उसको बढ़ाते जा रहा हूं कि अगर पकड़ा जाऊं तो वो चीज वहां ना रह जाए, जो होगा देख लेंगे, सामान तो पहुंच जाए अपने जगह पे। और वो इलाके तक पहुंच गया, फिर आते थे, और यकीन मानिए वैसा स्वाद और वैसा पेड़ा का मजा जीवन में फिर अभी भी नहीं आया खरीद करके। जितने दिन वो खाते थे उतने दिन हम भी खाते थे, लेकिन एक बार में क्यों नहीं निकालते थे, पता चल जाएगा कितना कैसे गायब हो गया। तो वो सोचता था, 2 लोग थे, तिवारी ही थे दोनों, वो सोचते थे कि सीनियर तिवारी खाया होगा, सीनियर तिवारी छोड़ से सोचते थे कौन खाया होगा, जूनियर तिवारी। और इसी सोचने का फायदा हम लोग उठाते थे। इस बीच में जो है हम लोग भी हर दिन उसी हिसाब से कि 2-2 निकाले, 8 पीस है इधर, और 1-1 पेड़ा निकाला, जो कम है वो कम निकालते थे, जो ज्यादा है वो क्या करते थे, ज्यादा। साथ में निमकी वगैरह है तो गुजिया भी 1, वो भी 1, थोड़ा निमकी भी मिला करके खाना चाहिए, स्वाद अच्छा आता है। अब जो है वो खुद से सर्व कर रहे हैं, पहले दिन दे दिया उसके बाद भी सर्व कर रहे हैं। किडनी तो काम करता ही था, कुछ गड़बड़ है। तब जब मैंने गौर से देखा तो जो काम हम लोग कर चुके थे, जिसके हम प्रिंसिपल रह चुके थे, वहां ये एडमिशन ले रहे थे। इन्होंने आराम से जो है वो पिन हटा करके
निकाल करके चीजों को पढ़ लिया था। बाकी चीज आपको समझ में आए या ना आए, ऐड करना तो आपको भी आता, आपने भी तो जोड़ लिया, तो इतना तो उन्होंने भी जोड़ा होगा। उनको सम्मान बढ़ गई। अब वो कह रहे हमें भी कुछ बताइएगा ना मार्केट के बारे में, ऐसे ही इच्छा हो रही है जानने की। ये नहीं बोल रहे कि हमने ये देखा हुआ है। अब हमें कैसे पता चला, तो हम लोगों ने भी ऐसे स्टेपल किए हुए खूब पढ़े हैं। अगर आप उसे जो है वो करके जो है वो निकाल लेंगे ना, तो वो होल जो है थोड़ा बड़ा सा हो जाता है। कितना भी आप जो है वो तरीके से पुट करेंगे तो भी ऐसा हो जाएगा। हालांकि हम लोग बहुत सातिर तरीके से करते थे, कम पता चलता था, लेकिन फिर वो गुरु से ही गुरुआनी कर रहे थे जो कम हमने किया था। एक साइड ना भी से तो दूसरा साइड साफ पता चलता था कि इसको खोल करके दोबारा क्या किया गया है, रीस्टेपल किया गया है। वो दिन है और आज का दिन है। मैंने उसी समय इंस्ट्रक्शन दिया कि आई एम नॉट रिक्वायरिंग एनी मोर फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट नोट्स, ये सिर्फ मुझे किस पे भेजे जाए, इलेक्ट्रॉनिक मोड में भेजे जाए। तो उसके बाद से मेरे पास जब भी ये आने लगा, वो किस मोड में आने लगा, इलेक्ट्रॉनिक मोड में आने लगा। तो सेम ही चीज है, बस ये आते हैं अब किस मोड में, तो ये बीएससी का है तो बीएससी का आएगा, अब ये जो है, ये हमने जो है वो फिर उसके बाद क्या बोला कि आप हमें किस मोड में भेजें, कहीं कुछ अंतर नहीं, बस सेम चीज है, बस किस फॉर्म में आने लगा, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आने लगा। तो यही जो मैंने आपको यहां बताया वो है कॉन्ट्रैक्ट नोट्स। जब ये फिजिकल फॉर्म में तो सिर्फ इसको हम क्या बोल देते हैं, और यही जब किस फॉर्म में है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नोट्स में मिलता क्या है, ये जो है वो आपका बतलाता है किसके डिटेल को, ट्रेडिंग अकाउंट। जो देता कौन है, ब्रोकर प्रोवाइड करता है। पूरा ट्रेडिंग आपने समझ लिया, ये बेसिकली ट्रेडिंग का समझने का तरीका। अब देखिए एक और छोटी सी बात है, अगर मान लीजिए कि मैं शेयर खरीद रहा हूं और मेरे पास उतने पैसे नहीं है कि ये मैं कल जो है वो पूरे 1 लाख दे करके जो है वो शेयर्स रख लूंगा। मान लीजिए मैंने जो है वो शेयर्स खरीदा, ध्यान से सुनिएगा, मैंने जो है वो शेयर्स खरीदा और शेयर्स के लिए जो है वो मैंने जो है वो 10,000 रुपए दिए, मेरा जो है वो मार्जिन 10 टाइम्स का था, 1 लाख का शेयर आ गया। मैं देख रहा हूं कि प्राइस कम होता जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं चाह करके, जबकि मुझे पता है कि 3 दिन बाद इसके प्राइस बढ़ना है, लेकिन फिर भी मुझे बेचना पड़ेगा। क्यों? कौन सा पैसा, 90,000 मेरे पास नहीं है। 10,000 के बेसिस पे मैंने जो है वो ट्रेड तो कर लिया और उन्हीं लोगों को नुकसान होता है। ध्यान से सुनिएगा, आप जो सुनते हैं कि इतने लाख करोड़ आज मार्केट में लोगों का डूब गया, ये वही लोग हैं। उनके पास 10,000 था, मार्जिन मिला और 1 लाख का ट्रेड कर लिया, राइट। अगर वो 10,000 का ट्रेड किए रहते तो उन्हें दिक्कत नहीं होता, क्योंकि आज नहीं बेचते। लेकिन आपने जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट से ट्रेड किया, पूरे पैसे नहीं देंगे तो कब तक ये रुक सकता है, जब तक आपका मार्जिन बचा हुआ है, और 3:30 तक। अब जो है वो मेरे पास नहीं है और 90,000 रुपया, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे बेचना पड़ेगा। और लास्ट पॉइंट क्या होगा, 90 रुपीज। ब्रोकरेज छोड़ देते, 90 रुपीज पे बेचना पड़ेगा, मुझे नुकसान होगा या नहीं होगा। लेकिन अगर मान लीजिए मेरे पास पैसा है तो मैं उसे कहां लेके चला जाऊंगा, मस्त डीमेट अकाउंट में 90,000 रुपीज और डालूंगा, ट्रेडिंग अकाउंट में हो गया, कैश अकाउंट में डाला, मेरा वो डीमेट में चला जाएगा और फिर बेचूंगा। 7 दिन, 8 दिन, 7 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, जब बेचना होगा, नाती पोते जिनको बेचना होगा बेचेंगे, कहीं कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए मुझे ट्रेड करना है और लॉस भी ज्यादा नहीं सहना है, तो मैं क्या करता हूं, मैंने जो है वो 100 रुपए में खरीदा, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं जो है वो अब क्लास जाऊंगा और उस बीच में तो चीजों को देख नहीं पाऊंगा। मान लीजिए हर्ष खरीदे, 20,000 का फायदा हुआ तो इन्होंने टीचर को खरीदना शुरू कर दिया। अब जो है वो ये सोच रहे हैं कि 20,000 का फायदा तो होगा जब इसे कितने में बेचूंगा, 120 में। तो इन्होंने एक ऑर्डर पुट कर दिया, कितने रुपए का,
क्योंकि अब इनकी क्लास शुरू होने वाली थी, क्लास में इन करना था, तो 120 का ऑर्डर। लेकिन ये जो है वो ये मान के चल रहे हैं कि अगर प्राइस जो है वो 95 हो गया तब ये बहुत नीचे जाएगा, और उस केस में मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं पूरा सौदा अगले दिन के लिए रखूं, तो मैं लॉस ज्यादा का नहीं चाहता, तो वो एक और ऑर्डर लगा देते हैं बेचने का। एक ही शेयर पे 2 ऑर्डर, एक हो गया बढ़ करके 120 पे, जहां पे उनको प्रॉफिट होगी 20 रुपए की, और एक लगा दिया 100 के शेयर का प्राइस कितने पे बेचने का, 95 पे अगर बिकेगा तो उन्हें प्रॉफिट होगा, कितने का लॉस होगा, इस प्राइस को बोलते हैं स्टॉप लॉस। क्यों? क्योंकि 5,000 पे ही अपने अपने लॉस को वो क्या कर लेंगे, रोक लेंगे, क्योंकि नहीं तो 94, 93 और होता तो और उनके पैसे डूब जाते। अगर आप ऐसे ऑर्डर लगाते तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस का कौन सा ऑर्डर है ये, 95 वाला। लेकिन होगा क्या, अगर ये अब क्लास के भीतर गए, इन्होंने ऑर्डर प्लेस कर दिया, ये देखिए यहां पे ये जाएंगे, ऑर्डर प्लेस करते वक्त क्या करेंगे, ये देखिए हम इन्फोसिस पे गए और इन्फोसिस का चलिए सेल ऑर्डर प्लेस करते, कर रहे हैं, सेल ऑर्डर प्लेस किया, यहां पे उन्होंने जो है वो प्राइस दे दिया 120 का, कितना दिया, 120 का, खरीदा था कितने में, 100 में। ये रहा क्वांटिटी, ये क्वांटिटी इनका 1000 है, 1000 शेयर इन्होंने खरीदा था। अब यहां पे देखिए एक और प्राइस डाल दिया, और ये प्राइस डाल दिया कितने का, 95 का। आपकी मर्जी, आप चाहे तो इस प्राइस के साथ स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें, चाहे तो ना करें। मैं कभी स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड नहीं करता, क्योंकि मेरी किस्मत थोड़ी ज्यादा खराब रहती है। प्रेडिक्शन, मेहनत ये ठीक रहता है, किस्मत के मामले में थोड़ा गड़बड़ रहता है। तो देखिए क्या गड़बड़ का मतलब है। अब ये ऑर्डर इन्होंने प्लेस कर दिया, अगर ये ऑर्डर जो है वो हर्ष की जगह मैं प्लेस कर दिया रहता तो पता है क्या होता, शेयर का प्राइस जो है वो मान लीजिए 100 पे है, 99, 98, 97, 96, 95, मेरा शेयर बिक गया। शेयर का प्राइस जो है अब वहां से फिर बढ़ना शुरू हुआ, 96, 97, 98, 100, 110, 120। अब देखिए अगर हर्ष ने यह ऑर्डर प्लेस किया था तो जैसे ही वो क्लास से निकले उन्होंने फटाक से सबसे पहले अपना प्राइस देखना चाहा, तो वो प्राइस देख रहे हैं कि इस समय 122 चल रहा है, मजा आ गया। और इधर मैसेज भी देख रही है, शेयर हैज बीन सोल्ड, और मजा आ गया, क्योंकि उन्होंने कितने पे बेचने का लगाया था, 120 पे, और प्राइस कितना देख रहे हैं, 122, और मस्त बोल रहे हैं अंशुमान को, और टकलू और बता क्या हालचाल। ऋषभ के भी टकले पे ऐसे करके थप्पी मार रहे, और ये लोग जो है वो कुछ बोल भी नहीं पा रहे। क्यों, क्यों भाई की 20,000 की प्रॉफिट है, कुछ ना कुछ देंगे, नहीं कुछ तो मोमोज पार्टी ही सही। टकलू क्या गंजू बोल दे, 2 बार बजा भी ले, लेकिन थोड़ा म्योनीज ज्यादा वाला खिला देना, अच्छा वाला खिला देना। अब देखिए क्या होगा, इतने के बाद ऋषभ और हाँ ये दोनों जो हैं वो तो कि चलो कोई बात नहीं, आज तो भाई खिलाएगा पिलाएगा, थोड़ा और चढ़ा देंगे। भाई तू क्या दिखता है, एकदम ना तेरा एकदम राहुल देव वाला तेरा कट दिख रहा है, तू तो एकदम जॉन इब्राहिम है, तो दिस है तो दैट है, ब्लैक में तो तू और कमाल लगता है, धांसू लगता है। क्यों, अब इसके बाद कोल्ड ड्रिंक भी पीना है ना भाई से, तो इसीलिए बड़ाई थोड़ा क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। सब होने के बाद वो भी भाव खा रहे हैं, चल देख लिया, देखा, पर फिर जब ऐसे देखा तो शेयर हैज बीन सोल्ड, यहां तक तो पढ़ा था, आगे भी पढ़ ले, एट 95 रुपीज। अब जो है जिन भाई को टकलू बोला था वो भाई इनको टकला बनाने के लिए अब आ रहे हैं, क्योंकि ना ये मोमोज खिला रहे हैं और ना जो है वो कोल्ड ड्रिंक पिला रहे हैं। तो ये है स्टॉप लॉस। देखिए आपके लॉस को 5,000 पे जरूर रोक देगा, लेकिन अगर आपने ये नहीं लगाया रहता तो शायद कितने का फायदा होता, 20,000 का। तो फिर वो आपके ऊपर है कि आप किस तरह से जो है वर्क करें। लेकिन मान लीजिए जिनके पास किसी भी शर्त पे पैसा ही नहीं है 90,000 देने का, तो वो 10,000 की जगह कितने पे अपना लॉस को रोकना चाहेंगे, 5,000 पे। कोई और चाहेगा कि नहीं 4,000 पे ही, तो वो 4, जितना उसका लॉस झेलने की कैपेसिटी होगी उसके अकॉर्डिंग। दिस इज कॉल्ड व्हाट, स्टॉप लॉस। क्लियर है ये चीज। अब देखिए हमने जब पढ़ना शुरू किया था तो हमने कहानी से शुरुआत की थी और हमने कहा था कि जो हमारे साथ हादसा हुआ है, कौन सा हादसा हुआ, फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट घोटाले का, तो हमने कितनी कमिटी बनाई, एक कमिटी ने क्या सुझाव दिया,
शेयर्स लोगों के पास नहीं जाएंगे, उस बॉडी के पास रहेगा, और जिनको भी शेयर बेचना रहेगा उसी बॉडी को बोलेंगे, फिर उनके नाम से जाएगा, उनको इंफॉर्मेशन दे दिया। यानी शेयर्स जो है वो मूव नहीं करेगा, बल्कि शेयर क्या हो जाएगा, इमोबिलाइज्ड हो जाएगा। सेम कहानी, लेकिन शेयर्स एक बॉडी के पास रहेगा। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? हमने इस चीज को माना नहीं, हमने किसको अडॉप्ट किया? डीमेटेरियलाइज फॉर्म को। यानी शेयर्स आर बीइंग केप्ट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, और जब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रहता है तो सारे के सारे शेयर्स के रजिस्टर्ड ओनर कौन होते हैं? डिपोजिटरी। क्यों होते रजिस्टर्ड ओनर? क्योंकि कंपनी के शेयर्स जब तक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होंगे नहीं, तब तक हम और आप उसे अपने अकाउंट में कैसे रख सकते हैं? तो जिस दिन कंपनी डिपोजिटरी को अपना क्या बनाता है? डिपोजिटरी बनाता है, और कहता है कि मेरे शेयर्स को किस फॉर्म में रखो? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखो, उसी दिन वो उसका क्या बन गया? रजिस्टर्ड ओनर। लेकिन शेयर के प्राइस के बढ़ने या घटने से फायदा या नुकसान किसको होगा? हमें और आपको। और हम और आप क्या कहलाते हैं? बेनिफिशियल ओनर। क्या कहलाते हैं? बेनिफिशियल ओनर। अब बात यह है कि ये आपका कब आया डिपोजिटरी एक्ट? इसका मतलब उससे पहले क्या शेयर्स नहीं होते थे कंपनी के? शेयर्स में खरीदने बेचने का काम नहीं होता था? तो लोगों के पास शेयर्स किस फॉर्म में थे उससे पहले? फिजिकल फॉर्म में। अगर वो आज के डेट में यहां पे जो है वो टर्मिनल पे आकर के फटाक से शेयर्स बेचना चाहे, तो इसके लिए उनके पास शेयर्स का होना भी जरूरी है। लेकिन ये शेयर्स हैं किस फॉर्म में? तो आप यहां से बेच भी नहीं सकते हैं। अगर फिजिकल फॉर्म में है तो आवाजें मारिए कि इन्फोसिस के शेयर ले लो, टोकरी में लेकर के एसबीआई के शेयर ले लो। तो लोगों ने क्या कहा? कहा कि क्यों ना हम इन शेयर्स को किस फॉर्म में कन्वर्ट कर लें? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर ले। तो अब अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर्स कन्वर्ट करना चाहेगा तो उसी प्रोसेस को बोलते हैं डीमेटेरियलाइजेशन। लेकिन ये होगा कैसे? कितने दिनों में होगा? किस तरह के फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे? तो याद कीजिए, जब अकाउंट ओपन हुआ था तो हमने पढ़ा था एक फॉर्म, कुछ याद आ रहा है? क्या नाम था उस फॉर्म का? डीमेटेरियलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म। ये देखिए आपके पास जो फॉर्म था, डीमेटेरियलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म। अब क्या इस फॉर्म का इस्तेमाल होगा? और मैं जो कहता था कि ये 29 करके 3 कॉपी रहेंगे, कैसे हम इसको बदलेंगे? और अगर मान लीजिए हम फिजिकल फॉर्म में रखना चाहे तो सबसे पहली बात कि अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर्स है तो फिजिकल फॉर्म में क्यों रखेंगे? किसने काटा? एक साथ 4-5 ने काटा, क्या वजह है? तो वो वजह जानेंगे और तब वो प्रोसेस जानेंगे। शेयर्स फिजिकल फॉर्म में है तो कैसे प्लेज करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है तो कैसे प्लेज करें? प्लेज करने का मतलब उसे गिरवी रख करके बैंक वगैरह से क्या लोन ले सकते हैं? और जिस तरह से हमारे देश में लोगों को जो है वो बैंकिंग सर्विसेज से जोड़ने के लिए जन धन योजना जैसा एक स्कीम आया, सुना था? जन धन योजना, जिसके तहत बैंकों को कहा गया कि आपको इनका जीरो बैलेंस पे अकाउंट क्या करना पड़ेगा? ओपन करना पड़ेगा। वैसे ही अगर आप चाहते हैं कि लोग इनकरेज हो और वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर्स को रखे, तो उनका अकाउंट तो होना चाहिए, लेकिन उसमें तो पैसे लगते हैं, एएमसी और अकाउंट ओपनिंग चार्ज वगैरह। तो वैसे ही क्या गवर्नमेंट कोई ऐसा स्कीम लेकर के आई जिससे लोगों का जो है वो सस्ते सुविधा में अकाउंट ओपन हो जाए, और जो लोग 5,000, 10,000, 20,000 का शेयर भी रखते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, उनका भी अकाउंट हो और उनको एएमसी ना देना पड़े या मिनिमम देना पड़े। तो इन चीजों का जवाब मिलेगा आपको हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। तो फिलहाल आज की मेरी सारी सेवा समाप्त ग्रुप 2 की। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।